चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग? प्रीति बच्चे गुड इवनिंग, शिवानी चक्रधारी बच्चे गुड इवनिंग। प्रीति बच्चे क्लासेस एक साथ बच्चे, कोई बात नहीं, अभी उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा, परेशान ना हो, कोई भी छात्र परेशान ना हो किसी चीज को लेकर, है ना। तीना साली बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, लव शर्मा बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से गुड इवनिंग है, शुभ संध्या है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? तो आज एक नए सफर पर हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सफर, एक नई मंजिल की ओर हम बढ़ने वाले हैं। नई मंजिल का मतलब है आपका आईएएस पीसीएस की हम और बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों की जो क्लासेस हैं आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, जिनमें आप लोगों के लगभग वही सवाल आप देखने को मिलेंगे जो लोग आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सब कुछ वही होगा जो आप लोग यहां पर कक्षा में पढ़ेंगे, चाहे वो प्री हो, चाहे वो आप लोगों का तो प्री ओरिएंटेड बैच है ना, तो प्री को लेकर हम लोग यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए उस कंटेंट को टच करूंगा, उस कंटेंट को लेकर आऊंगा जो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा मेंस में भी। तो आप निश्चिंत होकर इस क्लास को करिए। और दोस्तों मैंने कुछ बातें आप लोगों को लास्ट सेशन में, मतलब मैं कुछ बातें बता दूंगा आप लोगों को जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। कि एक तो दोस्तों सबसे जरूरी जो बात है इस क्लास में वो है कि आपका लाइव रहना बहुत जरूरी है, यदि कोई ऐसा कारण है जो कि बहुत जेन्युइन है दोस्तों। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं यूपीएससी पीसीएस की, तो इसमें दोस्तों हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करें, अपने डेडिकेशन के साथ में, पेशेंस के साथ में हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। यकीन मानिए आप लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, आपने काफी तीज त्योहार छोड़े हुए हैं, आपने काफी बातों को छोड़ रखा है। कुछ समय की बात और है, कुछ जो चीजें आपने और पकड़ी हुई हैं उन्हें दोस्तों थोड़े समय के लिए आप त्याग सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप छोड़ सकते हैं। यकीन मानिए आपको ईश्वर वो दे देगा जो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। तो आपकी प्रतिबद्धता, आपका डेडिकेशन जो है दोस्तों, वो सब चीजें आपकी यहां पर काम आने वाली हैं। तो आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लाइव क्लास में हमेशा बने रहेंगे। लाइव क्लास में बने रहने की मैं अपील इसलिए करता हूं, मैं हर बैच में करता हूं, ताकि आप लोगों को यहां पर ऑफलाइन वाली क्लास का अनुभव हो, ऑफलाइन वाली क्लास की दोस्तों आपको फीलिंग आए। और ये फीलिंग निश्चित रूप से मैं पूरी प्रतिबद्धता से जाहिर करता हूं कि आप लोगों में से एक भी छात्र ऐसा नहीं है जिसको पीछे छोड़ा जाएगा या जिसको साथ लेकर नहीं चलाए जाने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। जोली तिवारी बच्चे गुड इवनिंग, अदिति बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, अखिल कोलवाल बच्चे गुड इवनिंग, अमन शेखावत बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, अंकित गोयल बच्चे लाइव क्लास टाइम टेबल में यूपी पुलिस की टाइम टेबल शो कर, कोई बात नहीं अंकित गोयल बच्चे, थोड़ा सा इशू है, थोड़ा फर्स्ट डे है तो थोड़ा इशू रहेगा, उसे अभी खत्म कर देंगे, है ना, आप परेशान ना हो। जो भी वैकेंसी समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है वो सब समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए बस आप लोग। सर बुक का पीडीएफ नहीं है ऐप पर, आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, आप परेशान ना हो, बुक का पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो इस चीज को आप लेकर निश्चिंत रहें। अब जब मैं आपके सामने आ गया हूं दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आपको बुक जो है वो आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी जो है वो आपका फैकल्टी होना चाहिए। क्योंकि फैकल्टी से ज्यादा दोस्तों बातें ना किसी किताब में है ना ही किसी नोट्स में है। आपको जो यहां से कंटेंट दिया जाएगा वो किसी भी ज्यादा किताब से ज्यादा होगा, वो किसी भी नोट से बेहतर होगा, और आपके जो नोट्स बनेंगे वो अपने आप में दोस्तों किसी भी किताब से बहुत अच्छे होंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्जाम में आता है वो सब चीजें आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहें इस चीज को लेकर कि कोई पीडीएफ आपका भी अपलोड नहीं है, अगर आज नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं हो तो परसों हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी किताब से ज्यादा कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कोई किताब आप रेफर करते हो, कोई पता हो आप लोगों को लक्ष्मीकांत सर बहुत अच्छी किताब है या ये करना चाहिए, आप वो सब चीजें जो है दोस्तों उनको आप छोड़ दीजिए, है ना, फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल जो शिक्षक आपसे बात कर रहे हैं, आपकी कक्षा में आ रहे हैं, जो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप उस पर फोकस कीजिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सर प्लीज क्लासेस का टाइम टेबल, बिल्कुल बच्चे, क्लासेस का टाइम टेबल आप लोगों की क्लासेस में अपलोड हो जाएगा, आप इसको लेकर निश्चिंत रहें। बफरिंग हो रहा है, कोई बात नहीं अदिति बच्चे, ये हो सकता है कि आपके एंड से हो, और अगर यहां से कोई समस्या है तो उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अभी बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, और राधा रामन और जाट बच्चे, सर आज ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हुई? बच्चे क्यों नहीं हुई का जवाब तो मेरे पास नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर नहीं हुई है, अगर कोई समस्या हुई है तो उसका समाधान भी किया जाएगा, है ना। और बाकी जो भी सवाल हैं आप लोगों के वो इस विषय से संबंधित होंगे अगले 3 महीने के अंदर दोस्तों। और अगला 3 महीना मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि अब आप लोगों का प्री टारगेट बैच है, मैं फाउंडेशन की बात नहीं करूंगा यहां पर, मैं प्री की बात करूंगा दोस्तों। यदि हम बात करें अगले 1 से 1.5 महीने के बेहतर आप लोगों की जो समझ होगी इस विषय को लेकर, ये बात आज पहला दिन है आप लोगों का और समय हो रहा है 6:08। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर आपसे ज्यादा जानकारी इस विषय के बारे में यूपीएससी पीसीएस के किसी छात्र के पास नहीं होगी। ये मेरा डेडिकेशन है, ये मेरी प्रतिबद्धता है। सिर्फ आपसे एक चीज मुझे चाहिए, वो है आपका टाइम, और ये जो क्लासेस हैं उसे आप लाइव ही क्या करें, लाइव ही लिया करें, कोशिश करें लाइव करने की, क्योंकि इसमें मैं केवल आपको पॉलिटी ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारी बातें जब हम डिस्कशन करेंगे तो उस दौरान आप इस बात को पाएंगे कि हम पॉलिटिक्स से बाहर जाकर भी कुछ एथिक्स के जैसे सब्जेक्ट्स हैं या जो ऐसे राइटिंग के लिए
निबंध के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण है मैं आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूंगा, आपके विचारों का निर्माण कर रहा हूंगा। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल फैक्ट परोसना या फिर कॉन्सेप्ट देना ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है। और ये बात अगले 20 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगी। एक महीना नहीं, मैं आपसे सिर्फ 20 दिन मांग रहा हूं। इन 20 दिनों के अंदर आप लोग अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग तरीके से डेवलप हो रही है। और दूसरा दोस्तों, आपके पास फैक्ट्स की और कॉन्सेप्ट्स की भरमार होगी, ये भी मेरी गारंटी है। इस बात को आप समझ लीजिए। आज की भाई कक्षा में यही सबसे बड़ा जो एक तरीके से मैं आपको अपनी ओर से कमिटमेंट दे रहा हूं। एक भी सवाल आपकी कक्षा से बाहर का नहीं होगा। ये भी आज आपके कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग, कहीं से भी कोई सवाल, चाहे आप पीसीएस की बात करें चाहे आप यूपीएससी की बात करें, आप लोगों का लेवल वो होगा जो शायद से उन छात्रों का होता है जो सिलेक्शन पाते हैं। तो यही है, पूरी मेहनत से पढ़ेंगे बच्चे, आप पूरी मेहनत से पढ़िए और यकीन मानिए आपके लिए वो कंटेंट यहां दिया जाएगा जो कंटेंट आप लोगों को सामान्यतः प्रोवाइड नहीं हो पाता है। लेकिन आपकी इस कक्षा में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट को डिजाइन किया गया है। आप चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सर अभी हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है यहाँ, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा उसको अभी फिलहाल उसके लिए करते हैं, है ना, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं है ये बात कि इतिहास की क्लास चल रही है। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा आप आज भर का थोड़ा सा या तो आप उस क्लास को रिकॉर्डिंग में देख लें, अभी आप फिलहाल इस क्लास को कर लीजिए, या अगर आपको लगता है तो आप इस क्लास को रिकॉर्डिंग में देख लें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस क्लास को लाइव लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये बात आपको अगले आने वाले 10 दिन में समझ में आ जाएगी कि लाइव क्लास का फायदा होता है और इसमें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं। तो अब मैं इन सब बातों के साथ में, अपनी गारंटी के साथ में, अपनी प्रतिबद्धता कंटेंट के साथ में आगे बढ़ूं, मैं आप सबसे सहमति चाहूंगा। और दोस्तों, आप लोगों की हां के बाद ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। एक भी छात्र पीछे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जितने छात्र यहां पर हैं, मौजूद हैं, इस बैच में हैं, वो सभी इस देश के सर्वश्रेष्ठ जानकार होंगे अपने इस विषय के। ये मेरी गारंटी है। मेरे विषय को लेकर आप लोगों के लगभग 14 से 15 सवाल आते हैं यूपीएससी पीसीएस में। अगर हम बात करें बीपीएससी या फिर यूपीएससी की, दोस्तों इन दोनों में ही मेरी गारंटी है कि आपका एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। और इसी तरीके से मैं आपको तैयार भी करूंगा आपके प्री के लिए। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि आपको कुछ कुछ कंटेंट जो है वो मैं मेंस से भी टच करा के दिखाऊंगा। और आप लोग कई सारी जो है आंसर राइटिंग भी यहां पर, हालांकि आपको यहां पर कोई गारंटी नहीं दी गई है आंसर राइटिंग की, लेकिन दोस्तों मैं अपनी ओर से आपको उस स्तर पर पहुंचाने का काम करूंगा जो आप लोगों के लिए सभी चरण में हेल्पफुल होगा, सभी फेजेस में आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो क्या हम लोग अब आगे बढ़े दोस्तों? क्या मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? क्या आप सभी छात्र अब तैयार हैं लाइव क्लास में रहने के लिए? और जब तक ये कोर्स खत्म ना हो तब तक दोस्तों आप सभी से बस मेरी यही अपेक्षा है कि आप सभी क्या रहें, लाइव रहें और सेशन को एंजॉय करें। मेरी कक्षा में आपको 1% भी तनाव नहीं होगा, ये भी दोस्तों मेरी गारंटी है। तो क्या शुरू किया जाए? बताइए दोस्तों, तो शुरू कर लें भैया? भैया एक बार कमेंट दिखा दीजिए। तो क्या हम लोग दोस्तों शुरू कर लें प्रोग्राम अपना आज से दोस्तों? हाँ, और फिर अपने आप दोस्तों 10 दिन दीजिए मुझे आप लोग, 10 दिन के बाद आप में अंतर दिख जाएगा, कंटेंट को लेकर भी और कॉन्सेप्ट को लेकर भी और अपने व्यक्तित्व को लेकर भी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर कैसे व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, पर्सनैलिटी सर कैसे चेंज कर देंगे? वो मेरी जिम्मेदारी है अगले 10 दिन में दोस्तों। हर बैच में शुरुआत वाले दिन बच्चा यही बोलता है कि सर कैसे, सर कॉन्सेप्ट फैक्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन सर ये बताइए कि व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आएगा? वो आप अपने आप महसूस करेंगे और आप ही खुद क्लास में बताएंगे कि सर व्यक्तित्व में बदलाव आया है। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, आपका व्यक्तित्व बदलना है, उस अधिकारी वाला कॉन्सेप्ट, उस अधिकारी वाला व्यक्तित्व देना है जिसके लिए दोस्तों आप लोग बने हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। अदिति ने कह दिया सर शुरू किया जाए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। और यहां पर आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहें। एक होता है एस्पिरेंट और एक होता है सीरियस एस्पिरेंट। दोस्तों मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पिरेंट हैं। सिविल सर्विसेज दोस्तों जितना बड़ा पद है ठीक उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको भी उतना बड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, अपने बोध को जानना पड़ेगा और उस तरीके से ही अपने कंटेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एक सीरियस एस्पिरेंट और सीरियस एस्पिरेंट। और अगर हम बात करें आईएएस पीसीएस की, अगर हम बात करें बीपीएससी की, अगर हम बात करें आईएएस की या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की, दोस्तों मेरी कक्षा में निश्चिंत होकर आप किसी भी पीसीएस की बात कर सकते हैं, यूपीएससी की बात कर सकते हैं। यहां पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है यूपीएससी लेवल का, तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सीरियस एस्पिरेंट हैं आप लोग दोस्तों, तो यकीन मानिए ये बहुत पतली सी दीवार आपके बीच में है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो दोस्तों, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये पतली दीवार है। और यदि आप हवाई एस्पिरेंट हैं, मतलब दोस्तों यदि आप लोग केवल कल्पना में ही जीना चाहते हैं कि साहब हम लोग जो है बिल्कुल हम तो बन जाएंगे और हम तो आईएएस बन के पहला रैंक ले लेंगे, नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको सीरियसनेस लानी पड़ेगी आपके अंदर, और वो सीरियसनेस है तो फिर आपकी वो जो लकीर है
सीरियस एस्पिरेंट और आईएएस पीसीएस की लकीर बहुत पतली होती है, जैसा कि आपने यहां पर देखा दोस्तों। क्योंकि इतना अंतर है सिर्फ किसका, इसमें दोस्तों अंतर केवल इस बात का है कि ये सीरियस है और इसे इंटरव्यू क्वालिफाई करके इस तरफ आना है, सिर्फ इतना सा अंतर है। इसके बाद दोस्तों ये गाड़ी बंगला सब कुछ आपका है, और गाड़ी बंगले के लिए कल्पना नहीं, व्यवहार काम करता है। व्यवहार का मतलब है दोस्तों प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, शिद्दत से पढ़ना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन से पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो लाइन है ये बहुत पतली हो जाए, बजाय इसके कि आप लोग इस लाइन को इतना मोटा करके रखें, क्योंकि ये क्या है, ये कल्पना मात्र है। इस कल्पना से बाहर आना बहुत जरूरी है, और कल्पना से बाहर आने के बाद आप अपनी सफलता को जरूर पाएंगे दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें रेशियो की दोस्तों, तो रेशियो आप लोगों का काफी कम रहता है मेंस के बाद आपके इंटरव्यू को लेकर। 1% के आसपास आपका रेशियो रहता है 100% में से। तो आपको उन 1% में आना है दोस्तों, आपको उन 1% में आना है, और 1% में लाने का काम आपको करेगा उत्कर्ष, हम जैसे फैकल्टीज दोस्तों। और ये बात भी आप लोग अगले 10 दिन में महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप उस 1% के लिए ही बने हुए हैं दोस्तों। अब आइए शुरू करते हैं आपके सब्जेक्ट को, इंडियन पॉलिटी को। मैं वेद सिंह आपके साथ में लेकर चलूंगा इंडियन पॉलिटी और आईआर, यदि आप आईआर के सेक्शन में हैं तो, आपका मेंस है तो। अदरवाइज यहां पर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के सेक्शन की, भारतीय राज व्यवस्था की दोस्तों। किसकी बात करेंगे दोस्तों, तो हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज व्यवस्था। तो डालिए टॉपिक दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। ये कक्षाएं आप लोगों की बाइलिंगुअल होंगी, मतलब दोनों ही भाषाओं में होंगी। तो कोई भी छात्र ऐसा हो जो इंग्लिश मीडियम का हो तो वो तनाव में ना आए कि सर ये क्लास तो केवल हिंदी के लिए है। ये क्लास आप लोगों के दोनों ही मीडियम के लिए है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं। बस ये काम जरूर कर लें कि क्लास को लाइव कर लें। और दूसरा दोस्तों, आप लोग दूसरा क्या करें, अगर किसी बहुत महत्वपूर्ण कारण से, शादी थी सर, ब्याह था सर, है ना, उनके यहाँ कुआं पूजन था सर, मतलब बिल्कुल हम तो वहीं रह गए सर, नहीं, ठान लिया है इस बार करना है। प्री वाले हो तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा दायित्व है। ओरिएंटेशन वाला होता, अगर मामला होता कि 2025 में आप तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, तो हो सकता है आपके पास 1 साल से अधिक का समय होता। लेकिन अभी चूंकि प्री टारगेट किया है तो दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपको उसी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब आपका काम शुरू हो जाएगा। मेरी क्लास में आप लोग लगातार अपने कमेंट देते रहेंगे, तो अपना फोन अपने हाथ में रखें, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप अपने हाथ में रखें, कॉपी किताब अपने हाथ में रखें। ये 2-3 चीजें आपके साथ हमेशा हो दोस्तों जब आप कक्षा में आए। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इसको अपनी कॉपी में आपने उतार लिया होगा। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। अभी आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप एक ऑफलाइन क्लास में हैं, आप ऑनलाइन में नहीं हैं, क्योंकि छात्र कई बार अपने आप को जोड़ नहीं पाता है ऑनलाइन क्लास से। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप ऑफलाइन की तरह ट्रीट हो और ऑफलाइन की भांति आप लोग पढ़ें दोस्तों। ये बताइए वंशिका बच्चे, हेलो, भारतीय राज व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय राज व्यवस्था से क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग। मैं आपने कुछ पढ़ा है। अच्छा, एक बात और जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस कक्षा में आप 0 बनकर आइए, 0 बनकर आइए दोस्तों। 0 से 100 तक पहुंचाने का काम मेरा है। प्लिंथ बनकर आइए, पैरामाउंट पर मैं पहुंचा दूंगा। फर्श बनकर आइए, अर्श पर मैं पहुंचा दूंगा। तो 0 बनकर आएंगे, क्योंकि कोरे कागज पर लिखना ज्यादा आसान है बजाय के पहले से भरा हुआ कागज। तो इस कक्षा में जब आप आ रहे हैं तो आप ये मान के आइए कि आपको पॉलिटी का पी भी नहीं पता, लेकिन जब आप इस कक्षा खत्म करेंगे तो आपसे अच्छी जानकारी इस विषय के बारे में किसी के पास नहीं होगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। यहां पर दोस्तों बस यही बात जो है वो बहुत जरूरी है। आप लोग से कमेंट पूछे जाए तो आप कमेंट किया कीजिए, क्लास में अपना इन्वॉल्वमेंट लाया कीजिए, ये मेरी अपेक्षा रहेगी आप लोगों से। तो दोस्तों ये बताइए, भारतीय राज व्यवस्था, इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है। आपने कहीं पहले से पढ़ा हुआ उसे छोड़ दीजिए, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं। बोर्ड पर 2 शब्द लिख दिए मैंने, एक भारतीय और एक राज व्यवस्था। इससे आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन पॉलिटी। सुव्यवस्थित सरकार को चलाना। अखिल बच्चे, इससे समझ में आया आपको, आपको जो समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस बोर्ड पे जो बात लिखी है उसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे दोस्तों। अब ये बात तो अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूंगा तो वो भी बताई देगा कि साहब ये मतलब होता होगा इसका। हाँ टीना बच्चे, बिल्कुल बोला था मैंने आप लोगों से। तो ऑब्वियसली बात, आप 0 बनकर आए होंगे, बिल्कुल, है ना। अब देखिए आपके हीरो बनने का क्रम शुरू हो गया यहां से इंडियन पॉलिटी में। दोस्तों इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है, तनाव मत लीजिए, आपसे अच्छा आंसर किसी का नहीं होगा। और कोई भी छात्र हेजिटेट ना करे आंसर देने में, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे दोस्तों। उत्कर्ष की एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों के कमेंट्स दूसरों को नहीं दिखते, सिर्फ वो मुझे दिखते हैं, तो इसमें डिस्टर्बेंस का और कोई चांस है भी नहीं आपके पास। तो दोस्तों ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था ही भारतीय राज व्यवस्था है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था,
बच्चे अदिति ये तो आपने और कॉम्प्लेक्स कर दिया इस शब्द को। मैंने तो सिंपल सा पूछा आप लोगों को कि भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या समझ में आ रहा आपको। जैसे अभी अखिल ने कहा था भारतीय व्यवस्था ठीक है, ढंग को अभी सरकार को चलाना ठीक है, राज्य चलाने की, बहुत शानदार किरण बच्चे, राज्य चलाने की व्यवस्था ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था ठीक है। अमन शेखावत बच्चे, व्यवस्था ठीक है, ठीक है। और बताइए, अरे सभी बताइए, आप जितने जुड़ चुके हैं आप सही बताइए मुझे इस बारे में। लाइव क्लास मैंने क्यों कह रहा हूं, आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि वेद सर लाइव क्लास क्यों बोल रहे थे। आपका उतना ही इन्वॉल्वमेंट होगा जितना मेरा होगा इस क्लास में। और कोई बच्चा बताइए इस शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं देखूं दोस्तों इस शब्द से और मैं मुझसे कोई पूछे कि ये बता भाई इससे क्या समझ में आ रहा है, दोस्तों मेरे अनुसार इसका मतलब ये हो सकता है भारत को चलाने वाली व्यवस्था, या तो मैं ये बोलूंगा, या मैं ये कहूंगा कि सर भारत पर राज करने की व्यवस्था, या फिर मैं ये बोलूंगा। दोस्तों यही तो मैं बोल सकता हूं ना, मेरे पास और परिभाषा तो है ही नहीं। जब मैं शून्य बन के बैठा हूं तो मेरे सामने सिर्फ दो शब्द दिख रहे हैं मुझको, एक दिख रहा है भारतीय, एक दिख रहा है राज व्यवस्था। भारत को चलाने की व्यवस्था होगी सर, या फिर भारत पर राज करने की व्यवस्था। इतना ही मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इतना ही दोस्तों मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि इसका मतलब इतना ही हो सकता है। बाकी इसका मतलब तो बहुत बड़ा है जो अगले 1.5 महीने पढ़ेंगे आप लोग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है, क्या समझ पा रहा आप इस चीज को पहली बार देखने से। पॉलिसी, पॉलिटिकल, जुडिशरी, नहीं मोहित यार इतना डेप्थ कहां, मतलब जुडिशरी की बात कहां, मतलब कहां लिखा है जुडिशरी, इसमें कहां है लिखा है, इसमें लेजिस्लेचर कहां है, विधायिका कार्यपालिका, मैंने कुछ नहीं लिखा इसमें। मैंने सिंपल लिखा है भारतीय राज व्यवस्था। एक कोरा छात्र इस बात को देखकर सिर्फ यही समझ सकता है कि सर भारत को चलाने की व्यवस्था की बात हो रही होगी, या भारत पर राज करने की व्यवस्था की बात हो रही होगी। तो इतनी सी बात है दोस्तों, अभी तो भारत पर राज करने की व्यवस्था या फिर भारत को चलाने की व्यवस्था। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है दोस्तों भारत और एक है व्यवस्था। अब आइए दोस्तों जरा सा इन दोनों शब्दों को और गहराई से समझने का प्रयास करें। दोस्तों यहां पर दिया हुआ है भारत, ये बताइए दोस्तों भारत क्या है। भारत क्या है दोस्तों, तो मैं बताता हूं आपको भारत क्या है। दोस्तों भारत एक राज्य है। भारत क्या है दोस्तों, भारत एक राज्य है। इंडिया इज अ स्टेट। गौर से समझिएगा, इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया या भारत क्या है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंडिया या भारत क्या है, एक राज्य है या फिर एक स्टेट है। अब आप बोलेंगे सर स्टेट है, सर कैसी बात कर दी आपने, स्टेट कहां है सर भारत। डाउट पैदा हो रहा होगा ना कि सर भारत तो नेशन है, भारत तो राष्ट्र है सर, भारत तो देश है सर, और आप कह रहे राज्य है। हाँ मैं कह रहा हूं राज्य है, और राज्य ही है। बाकी जो कुछ आप सोच रहे हैं उसमें हम लोग अभी अंतर कर लेंगे कुछ समय के भीतर भीतर। लेकिन जब मैंने आपसे कहा भारत के बारे में, तो भारत दोस्तों एक राज्य है, इंडिया इज ए स्टेट। तो सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि साहब राज्य होता क्या है, उसके बाद हम समझ लेंगे कि भारत भी राज्य है। तो पहले तो ये देखें कि राज्य सर होता क्या है। तो दोस्तों राज्य वो होगा, राज्य क्या होगा, राज्य वो होगा जिसके पास ये चारों तत्व होंगे। दोस्तों भारत वो होगा, सॉरी राज्य वो होगा जिसके पास ये चारों तत्व होंगे। और ये चार तत्व कौन कौन से दोस्तों, ये चार तत्व हैं भूमि, जनसंख्या, सरकार, और दोस्तों चौथा तत्व होता है संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी। लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज सोवर्निटी। सोवर्निटी दोस्तों, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स टू बी ए स्टेट। अमन बच्चे फिर से वही बात, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कहां यूनियन आ रहा है यार, यूनियन कहां आ रहा है, यूनियन कहीं आगे बढ़ना ही नहीं है। मैंने क्या कहा आप लोगों से, बिल्कुल एकदम इसको शून्य कर दो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ भी रहेगा शुरुआत वाला तो आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, 100% होंगे। तो जहां से कुछ पढ़कर आए हो, आज तक कुछ पढ़ा है पॉलिटी, उसे खत्म कर दो। मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छी पॉलिटी बिना रटे आपकी इस कक्षा में हो जाएगी। तो एलिमिनेट ऑल दिस थिंग्स, आर्टिकल्स थे सर, अनुसूचियां थी, सब खत्म कर दो यार। पॉलिटी क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं बताऊंगा आपको इस कक्षा में, कि कहां से चलना होता है, कैसे चलना होता है इंडियन पॉलिटी की जब बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं सर, वो यूनियन ऑफ इंडिया, ये वो सब खत्म, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड। यहां मैंने आपसे क्या कहा, यहां मैंने आपसे कहा कि राज्य क्या होता है, तो राज्य वो होगा जिसके पास ये चारों तत्व होंगे, और वो चारों तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए। दीज 4 फैक्टर्स आर मैंडेटरी टू बी ए स्टेट, मैंडेटरी है ये स्टेट होने के लिए। और कौन कौन से चार तत्व हैं दोस्तों, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है, ये 4 तत्व हैं।
ये 4 तत्व हैं दोस्तों। भूमि क्या होती है? तो भूमि तो लैंड जिस पर हम लोग रह रहे हैं। जनसंख्या दोस्तों, तो जनसंख्या की तो बात ही क्या की जाए, हम लोग। सरकार दोस्तों, गवर्नमेंट हमारी, जो हम पर रूल करती है, रेगुलेट करती है हमें। और दोस्तों एक है संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी। तो ऊपर की जो 3 टर्म है वो तो क्लियर है, धरती है, जनसंख्या है, सरकार है, ठीक है साहब। रही बात किसकी? रही बात दोस्तों चौथे टर्म की, वो है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? तो संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता। संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों राज्य की सर्वोच्च दंड देने की शक्ति। संप्रभु वो होगा दोस्तों जो सर्वोच्च है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सबको आदेश दे सकता है, लेकिन कोई संप्रभु को आदेश नहीं दे सकता। मैं आपको हर एक बात लिखवाऊंगा अभी बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका फॉर्मेट आज तक हो सकता है थोड़ा अलग रहा हो, लिखने वाली आदत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रही हो, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिविल एस्पिरेंट की, मैं आपको हर एक बात लिखवाऊंगा। निश्चिंत होकर पहले अभी समझने पर ध्यान दें, क्योंकि दोनों काम एक साथ करने से कहीं ना कहीं आप एफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि एक काम को यदि हम एक समय में करेंगे तो वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी से होगा, बजाय इसके कि मैं 4 काम को एक साथ करूं। तो मैं आपसे जहां कहूंगा आप वहां लिखिएगा, लेकिन अभी आप मेरी बात को गौर से समझिए। आज की ही क्लास से आपके 2 से 3 यूपीएससी प्री बीपीएससी के सवाल क्लियर हो जाएंगे। आज की ही क्लास में यूपीपीसीएस के सवाल भी होंगे, यूपीएससी के भी सवाल होंगे। 2 से 3 सवाल आप हर उसके करके जाएंगे आज इसी क्लास से। तो मेरे हिसाब से इससे अधिक तो क्या ही कहूं मैं कि आज की क्लास से आप 2 से 3 सवाल कर लेंगे। तो आराम से धैर्य से पहले समझिए, विषय के नेचर को समझ दिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट। थोड़ा सा दोस्तों इस विषय को समझिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप मुझसे अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप लोगों से थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग नोट्स एंड ऑल, सब कुछ आपको करवाया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, मैं भी लिखवाऊंगा आपको सब कुछ। लेकिन अभी आप समझिए दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे अभी तक? मैंने कहा भारतीय राजव्यवस्था, भारत को चलाने की व्यवस्था। भारत क्या है? तो आपने कहा सर राज्य है, और हम बात कर रहे हैं राज्य पर दोस्तों। तो राज्य क्या होता है? तो आपने कहा सर राज्य वो होगा जिसके पास ये 4 तत्व होंगे, भूमि भी होगी, जनसंख्या भी होगी, सरकार भी होगी, संप्रभुता भी होगी। दीज आर द 4 फैक्टर्स टू बी मैंडेटरी टू बी स्टेट। एक राज्य होने के लिए इन 4 तत्वों का होना सर बेहद जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक तत्व गायब हो गया दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक तत्व गायब हो गया तो वो राज्य नहीं होगा, वो स्टेट नहीं होगा। वो क्या होगा वो हम देखेंगे आगे, लेकिन ये 4 तत्व राज्य होने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें से चौथा जो टर्म है संप्रभुता या फिर सोवरेनिटी, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी स्टेट। ये राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये आपको हर जगह नहीं मिलती है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता दोस्तों राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता का मतलब ही होता है किसी भी बाहरी या फिर आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता। या मैंने 3 परिभाषा आपको दी, मैं सारी लिखवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी समझिए संप्रभु क्या है? किसी बाहरी, यानी कि कोई हम पर बाहर से या आंतरिक रूप से दबाव डालकर हमारे निर्णय को परिवर्तन नहीं कर सकता। हमने जो सोचा है हम वही करेंगे दोस्तों, ये है संप्रभुता। संप्रभु सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, उसे कोई आदेश नहीं दे सकता, वो सबको आदेश दे सकता है। ये है दोस्तों संप्रभुता। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए कि भारत राज्य कैसे है, उसके बाद लिखवाऊंगा मैं आपको चीजों को। तो आप देखते हैं भारत के पास ये 4 तत्व हैं क्या? आपने कहा ना कि सर भारत तो राज्य है, और अगर भारत राज्य है तो भारत के पास ये 4 तत्व होने चाहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या इंडिया के पास ये 4 फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या भारत के पास भूमि है? क्या इंडिया के पास दोस्तों लैंड है, भूमि है? तो आपका उत्तर होगा कि सर बिल्कुल है, हम जिस पर बैठे हैं सर, वो भारत की ही तो भूमि है, वो भारत की तो सर भूमि है, यही कहेंगे ना आप लोग। क्या भारत का जनसंख्या है दोस्तों, पॉपुलेशन है 140 करोड़ है दोस्तों, फटने को तैयार है, मतलब दोस्तों पूरी दुनिया पर कब्जा करने को तैयार है इस समय हम लोग। डेमोग्राफिक डिविडेंड है दोस्तों, मतलब सरकार है तो हमारे पास दोस्तों मजबूत सरकार भी है, केंद्र स्तर पर भी दोस्तों सरकार है, राज्य स्तर पर भी सरकार है। क्या दोस्तों भारत के पास संप्रभुता है? क्या भारत बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता रखता है? आपने ये तो कहा कि सर संप्रभुता का अर्थ होता है किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय की क्षमता।
ना मैं बाहर से दबूंगा, ना मैं अंदर से दबूंगा, मैं निर्णय लूंगा मुक्त रूप से। क्या दोस्तों भारत के पास संप्रभुता है? आंतरिक या बाहरी निर्णय से दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता है क्या दोस्तों? बताओ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, है कि नहीं है आपके पास? मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अगर मान लो भारत को अमेरिका से कोई हथियार खरीदना है, जैसा कि आजकल हमारा दोस्त बना हुआ है अमेरिका, ठीक ठाक आईआर में आप देखेंगे। अगर दोस्तों भारत को अमेरिका से हथियार खरीदना है और रसिया मना कर दे कि नहीं तू मेरा दोस्त है, तो मेरी बात मान, तू अमेरिका से हथियार मत खरीद, दोस्तों क्या भारत अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेगा? खरीदता है भाई, खरीदता है दोस्तों। काफी सारी चीजें हैं जो हमने वहां से खरीदी हैं अभी। इसके अलावा दोस्तों अगर अमेरिका ये कहे कि नहीं भारत तुम जो है वो रसिया से हथियार मत खरीदो, तो क्या भारत रसिया से हथियार नहीं खरीदेगा? भारत दोस्तों हथियार खरीदता है रसिया से भी। आप देखिए S-400, S-500 चीनूक, इसके अलावा सॉरी चीनूक तो अमेरिका वाला है। यहां से आप देखिए सुखोई कहां से आ रहा है? सब रसिया से आ रहा है, जबकि अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं दोस्तों। तो आप मुझे यह बताइए कि क्या भारत इन सब के दबाव में रहकर निर्णय करता है या अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से करता है दोस्तों? उत्तर होगा सर स्वतंत्र रूप से करता है। रसिया कहेगा तब भी भारत नहीं मानेगा, अमेरिका कहेगा तब भी भारत नहीं मानेगा सर। अब भारत जो है वो अमेरिका से भी हथियार लेता है सर, भारत रशिया से भी हथियार लेता है सर। दोस्तों तो ये क्या है? यही है संप्रभुता, यही दोस्तों है सोवरेनिटी, कि हमारे पास स्वतंत्र रहकर निर्णय लेने की क्षमता है दोस्तों, और यही संप्रभुता है। तो आपने क्या कहा कि सर भारत के पास ये चारों ही तत्व हैं, भूमि भी है, जनसंख्या भी है, राज्य भी है और सरकार भी है, और यही चारों तत्व जो हैं सर एक राज्य होने के लिए जरूरी है। तो अब ये बताइए कि भारत राज्य है या नहीं है? आप बताइए। मैंने आपको राज्य होने के 4 पैरामीटर बता दिए कि साहब ये चारों तत्व अगर होंगे तो वो राज्य कहलाएगा, अगर नहीं होंगे तो वो राज्य नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो आप मुझे बताइए क्या भारत राज्य है? इज इंडिया स्टेट और नॉट? आप बताइए इस परिभाषा के आधार पर, क्या भारत राज्य है? बताओ तीना सालू बच्चे, किरण बच्चे बताइए, कोमू जी, वंशिका गुप्ता बच्चे बताइए बच्चे क्या होगा भाई? शेखावत क्या होना चाहिए? राज्य है कि नहीं है? राज्य है कि नहीं? अरे आपके सामने है ना। राज्य होने के लिए ये चारों तत्व जरूरी है, तो भारत राज्य हुआ कि नहीं हुआ? तो राज्य है ना दोस्तों। भारत के पास ये चारों ही तत्व हैं, तो भारत क्या हुआ? एक राज्य हुआ। अब आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा होगा कि साहब ये बताइए तो फिर यूपी, बिहार, हरियाणा सर ये क्या होंगे? यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान सर ये क्या होंगे? सर ये क्या होंगे? आपने कहा कि भारत राज्य है सर, अब ये बताओ तो ये क्या होंगे? इस पर भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत दोस्तों? इस पर भी आ जाएंगे। लेकिन आपके पास अब ये पता हो गया कि साहब अगर राज्य होना है तो ये चारों तत्व जरूरी है, अगर राज्य होना है तो इन चारों तत्वों का होना बेहद जरूरी है, ये पता चल गया सर मेरे को। अब आ जाओ, अगर इनके पास भी चारों तत्व होंगे दोस्तों, अगर इनके पास भी चारों तत्व होंगे तो निश्चित रूप से ये भी राज्य होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इनको भी राज्य बोल देंगे। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं दोस्तों, उठाते हैं अपने प्यारे बिहार या राजस्थान में से किसी को उठा लो दोस्तों। आप मुझे बताइए दोस्तों, बिहार के पास भूमि है? बिहार के पास भूमि है? तो उत्तर है हाँ सर है, भूमि तो है सर, है ये। दूसरा सर क्या बिहार के पास जनसंख्या है दोस्तों? ठीक ठाक जनसंख्या भी है। यूपी की बात कर लोगे तो दोस्तों सारे मामले पीछे हो जाएंगे, यूपी मतलब यूपी दोस्तों है। पाकिस्तान से सर डर लगता है, अरे पाकिस्तान को अकेला उत्तर प्रदेश को चल देगा दोस्तों। 22-23 करोड़ जनसंख्या यूपी की, कहां दोस्तों पाकिस्तान 21-22 करोड़ पटका हुआ है। रही बात सरकार की, तो सरकार है यूपी, बिहार, राजस्थान के पास सरकार भी है दोस्तों। तो ये ऊपर के 3 तत्व तो हैं दोस्तों। अब आते हैं संप्रभुता पर। अब दोस्तों आते हैं संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी पर। अब आप ये बताइए क्या बिहार, यूपी या राजस्थान के पास संप्रभुता है? क्या इन राज्यों के पास दोस्तों संप्रभुता है? इनके पास सोवरेनिटी है क्या? क्या यूपी बिना भारत सरकार की सहमति के या अनुमति के अमेरिका से कोई समझौता कर सकता है? क्या राजस्थान बिना भारत सरकार की अनुमति, दोस्तों अब ये शब्द बार बार एक आ रहा है, अनुमति अनुमति अनुमति, बार बार शब्द आ रहा है। क्या बिहार बिना भारत सरकार की अनुमति के अमेरिका से कोई समझौता कर सकता है? क्या यूपी बिना भारत सरकार की अनुमति के रसिया से कोई समझौता कर सकता है क्या दोस्तों? कर सकता है क्या? आप खुद बताइए मैं सोचकर। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं,
वो बिना भारत सरकार की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जा सके। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, सिंगापुर न्यूज में आ रहा था कि सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा सिंगापुर के लिए, या उसके पहले उनको जाना था यूरोपियन यूनियन के पास समझौते को लेकर, कुछ नहीं जा पाए, वो नहीं जा पाए क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला। दोस्तों तो ये बताइए, तो यहां पर संप्रभुता है क्या? क्या इनके पास संप्रभुता है? इनके पास खुद का निर्णय लेने की क्षमता है, या इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है? इनके ऊपर दोस्तों कोई बैठा हुआ है, और वो कोई और नहीं, भारत सरकार है। वो भारत सरकार है। तो मैंने आपसे कहा कि संप्रभु तो सर्वोच्च होता है। ये कहां सर्वोच्च है दोस्तों? ये कहां सर्वोच्च है? ये सर्वोच्च है जी, ये सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च नहीं है। क्या ये सबके आदेश को, ये सबको आदेश दे सकते हैं? नहीं सर, इनको केंद्र आदेश दे सकता है, सरकार आदेश भारत सरकार आदेश दे सकती है। तो बताइए, इनके पास संप्रभुता है? नहीं है। तो ये बताओ, क्या इनमें से कोई भी राज्य होगा? आपने अभी क्या कहा था कि सर राज्य होने के लिए ये चारों तत्व जरूरी हैं, और क्या इनके पास इनमें से चौथा जो तत्व है और वो है संप्रभुता। और मैंने आपसे ये भी कहा है कि ये चारों ही तत्व क्या है दोस्तों? ये चारों ही तत्व कंपलसरी हैं। दीज 4 फैक्टर्स आर मैंडेटरी टू बी स्टेट। ये चारों ही तत्व राज्य होने के लिए जरूरी हैं। पर क्या दोस्तों इन चारों के पास, इन चारों तत्व इनके पास हैं? नहीं है इनके पास। तो ये राज्य होगा? क्या इनमें से कोई भी राज्य होगा? तो उत्तर है नहीं सर, इनमें से कोई भी राज्य नहीं है। तो अगर सर इनमें से कोई भी राज्य नहीं, तो फिर ये क्या है? राज्य तो केवल भारत है दोस्तों। मैंने क्या कहा? राज्य तो केवल कौन है? भारत है। तो फिर सर ये क्या होंगे? तो दोस्तों ये कुछ और नहीं, इन्हें कहा जाएगा प्रांत। ये क्या है दोस्तों? तो ये है प्रांत, यानी कि प्रोविंसेस। आपने 10वीं तक एनसीईआरटी पढ़ी होगी। आपने दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इतिहास यानी कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने 10th क्लास तक पढ़ी होगी। और आपने वहां देखा होगा कि कभी भी अंग्रेजों ने इनके लिए बंगाल, मद्रास, बंबई, इनके लिए कभी भी उन्होंने स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा इन्हें क्या कहा? प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रांत, बंगाल प्रांत। हमेशा इनके लिए प्रांत शब्द का इस्तेमाल किया गया, कभी भी इनके लिए स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। याद आ रहा नहीं आ रहा है? 10वीं तक तो दोस्तों 10वीं तक तो आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी है ना? कहीं पर आपको लगा कि बंगाल राज्य, बिहार राज्य, आपने केवल प्रांत ही देखा होगा। और आज भी कई बार आप खबर में दोस्तों देखते होंगे, आज भी आप कई बार न्यूज में देखते होंगे, जब आता है बंगाल प्रांत में ये हुआ, पंजाब प्रोविंस में ये हुआ, यूपी उत्तर प्रदेश प्रांत में ये हुआ। तो प्रांत इज एन टेक्निकली करेक्ट वर्ड फॉर दीज। इनके लिए दोस्तों प्रांत क्या है? इनके लिए प्रांत एकदम सही शब्द है। प्रांत दोस्तों इनके लिए एकदम सही शब्द है। लेकिन राज्य केवल कौन है? राज्य केवल दोस्तों भारत है। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए ये चारों तत्व जरूरी हैं, और भारत के पास ये चारों ही तत्व हैं, जबकि इनके पास दोस्तों संप्रभुता नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि इनमें से एक भी तत्व कम हो गया तो राज्य नहीं बनेगा। जैसे तिब्बत है, तिब्बत है दोस्तों। तिब्बत के पास क्या नहीं है कि हम उसको राज्य कह रहे हैं? तिब्बत के पास क्या नहीं है जिसकी वजह से हम उसे राज्य नहीं मानते? थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। तिब्बत के पास भूमि है, तिब्बत के पास भूमि है तिब्बत का भूमि तो है। तिब्बत के पास जनसंख्या है, वहां लोग रहते नहीं रहते तिब्बत में है। तिब्बत के पास सरकार है, तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में रहती है दोस्तों, सरकार भी है। लेकिन क्या तिब्बत के पास संप्रभुता है? क्या वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी संप्रभुता किसके अधीन है दोस्तों? चाइना के अधीन है। उस पर चाइना का नियंत्रण है। तो क्या तिब्बत दोस्तों, तो क्या ये तिब्बत राज्य होगा? नहीं होगा दोस्तों। तिब्बत क्या है? चाइना का एक प्रांत है, एक प्रोविंसेस है, एक प्रोविंस है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार इन सब की संप्रभुता किसके अधीन है? इनके पास राज्य, इनके पास सरकार भी है, इनके पास अपना जनसंख्या भी है, इनके पास भूमि भी है। लेकिन दोस्तों इनके पास क्या नहीं है? इनके पास संप्रभुता नहीं है। वो संप्रभुता किसके पास है? वो केंद्र के अधीन है, वो केंद्र के पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि सर राज्य होने के लिए चारों तत्व जरूरी हैं। कौन कौन से? सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और दोस्तों भूमि। अगर ये चारों तत्व हैं, अगर ये चारों तत्व हैं दोस्तों, तो यहां पर ये राज्य होगा। अगर इनमें से कोई तत्व मौजूद नहीं है तो वो राज्य नहीं होगा। एम आई क्लियर विद दिस? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जितनी बात आपने पढ़ी अभी फिलहाल दोस्तों, कोई इफ बट का स्कोप मत लेकर आइए।
अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, डाउट तब पैदा होंगे। मैं पहली बात तो आपका कोई डाउट बनने ही नहीं दूंगा। यदि आप मेरे अनुसार काम कर रहे हैं, यदि आप इस विषय को उस अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं जिस अनुसार मैं चाह रहा हूं, तो एक भी डाउट आपका पैदा नहीं होगा और आपके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा होगी इस विषय की। लेकिन अगर आप इफ बट करेंगे कक्षा के बीच में जबकि कोई टॉपिक चल रहा है, तो यकीनन आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। तो मैं आप सबसे एक अपेक्षा करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो हैं फिलहाल चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आप में से बहुत सारे छात्रों के कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता होंगे। थोड़ा सा दोस्तों समय दीजिए, पहले इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। पहले तो ये सवाल यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ है। ये जो सवाल आपने किया है ना, ये जो थियरी पढ़ी है अभी आप लोगों ने, ये सवाल था दोस्तों यूपीएससी 2021 का। 2021 में इस सवाल को पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा था दोस्तों इस सवाल को। ये सब सवाल में थोड़ी थियरी हो जाए आप लोगों की, उसके बाद मैं करवाऊंगा आप लोगों को। सवाल ये पूछा गया था कि राज्य क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, राज्य क्या है। और अगर ऐसा सवाल आ गया कि राज्य क्या होता है, तो आपको केवल वहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। उन 4 स्टेटमेंट में आपको 4 तत्व ढूंढने थे। जिस स्टेटमेंट में आपको चारों तत्व मिल जाएंगे वही राज्य होगा। और वो 4 तत्व कौन कौन से आपको ढूंढने थे? जहां पर सरकार दिख जाती, जहां पर भूमि दिख जाती, जहां पर जनसंख्या दिख जाती और जहां पर दोस्तों संप्रभुता दिख जाती। अगर ये चारों तत्व दिख जाते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब लिख लीजिए इन बातों को। राज्य होने के लिए लिखिए, राज्य होने के लिए, राज्य होने के लिए कॉपी पेन खोल के रखिए दोस्तों, है ना। और बिल्कुल आज से ही लग जाइए इस विषय की तैयारी। ये नहीं कि सर आज हम आए हैं तो आज जरा देख लें कैसा है क्या नहीं है, आज से ही लग जाइए। ये सवाल यूपीएससी 2021 में पूछा गया। तो लिखिए, राज्य होने के लिए भूमि राज्य होने के लिए भूमि, जनसंख्या, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जैसे तत्वों का होना अनिवार्य है। राज्य होने के लिए भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जैसे तत्वों का होना अनिवार्य है। इनमें से किसी की भी अनुपस्थिति होने पर, इनमें से किसी की भी अनुपस्थिति होने पर, इनमें से किसी की भी अनुपस्थिति होने पर राज्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। इनमें से किसी की भी अनुपस्थिति होने पर राज्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। इन चारों तत्वों में इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। इन दीज 4 फैक्टर्स सोवरेनिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, जो किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता है। जो किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय लेने की क्षमता है।
संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च दंड देने की शक्ति है। आगे लिखिए, संप्रभुता ही राज्य की सर्वोच्च दंड देने की शक्ति है। राज्य की सर्वोच्च दंड देने की शक्ति है। कॉमा, संप्रभु का स्थान सर्वोच्च होता है। संप्रभु का स्थान सर्वोच्च होता है। संप्रभु का स्थान सर्वोच्च होता है। संप्रभु किसी को भी आदेश दे सकता है। संप्रभु किसी को भी आदेश दे सकता है। किंतु संप्रभु को कोई आदेश नहीं दे सकता। किंतु संप्रभु को कोई आदेश नहीं दे सकता। तो ये तीन परिभाषाएं लिखी आपने संप्रभुता की। इस पूरे पैराग्राफ में आपने 3 परिभाषा लिखी है। कई बार पूछ लेता है पेपर में, संप्रभुता से आपका क्या तात्पर्य है। तो यदि आ जाए बाहरी आंतरिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय क्षमता, वो भी सही है। राज्य की सर्वोच्च दंड देने की शक्ति, ये भी सही है। और यदि ये बोल दे कि सर्वोच्चता है, संप्रभु का अर्थ होता है सर्वोच्चता या आदेश देने की शक्ति सभी को, ये भी दोस्तों सत्य कथन है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो राज्य क्या है ये स्पष्ट हुआ आप सभी को। अभी कोई डाउट मत बनाइए दोस्तों। अभी कहां से डाउट आ जाएगा आप लोगों का, और डाउट आपका बनेगा ही नहीं। अगर कोई डाउट बन भी रहा है तो वो आपकी अगली कक्षा में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया पॉलिटी का कि यदि कोई डाउट बनता भी है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि वो अगले ही टॉपिक में कवर होने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। लिख लिया आप सभी दोस्तों? आप सभी ने लिख लिया ये? आप सभी छात्रों ने लिख लिया इस चीज को दोस्तों? राज्य क्या होता है, तो जिसके पास चारों तत्व होंगे। और आपने कहा कि सर राज्य जो है, यदि इनमें से कोई भी फैक्टर कम होता है, अनुपस्थित होता है, तो फिर राज्य की अवधारणा क्या है, निरर्थक है, फिर वो राज्य की पूर्ति नहीं होगी। और संप्रभुता इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आएगा बच्चा अदिति, वो भी आएगा। दंड देने की शक्ति क्या होती है वो भी आएगा। राज्य के पास सर्वोच्च दंड देने की शक्ति है, इसको भी लिखिए। कुछ टर्म्स है भी आगे भी क्लियर होंगी ना बच्चे, भी तो बहुत हल्के तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस टर्म्स, सब चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की। तो ये है दोस्तों आप लोगों का राज्य। राज्य को क्या बोला आप लोगों ने? तो राज्य को आपने कहा कि साहब राज्य तो सर्वोच्च है। राज्य तो भारत के पास ही चारों तत्व हैं कि नहीं है दोस्तों? भारत के पास ही चारों ही तत्व हैं। और ये चारों तत्व क्या हैं, जरूरी है राज्य होने के लिए। एक सवाल करना चाहेंगे इसी पर आधारित? चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ताकि आपको पहली कक्षा से, मैंने क्या कहा, 3 से 4 सवाल आपकी पहली कक्षाओं से होंगे। आपकी हर कक्षा में आपके प्रीलिम्स के सवाल होंगे, हर कक्षा में 3 से 4 सवाल आपके प्री के होंगे, और न केवल किसी एक एग्जाम के, मैं कह रहा हूं आपके हर एग्जाम के। तो निश्चिंत होकर आप लोग यहां पर ध्यान दें। आइए जरा एक सवाल करें ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहां पर आप लोगों को ये चीजें दिख रही होंगी। दिख रहा है ना आप लोगों को? और नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपको इलाबरेट कर दूंगा, परेशान ना हो दोस्तों। यहां पर दिया हुआ है, ये यूपीएससी 2021 का सवाल है। यूपीएससी 2021 का सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इस सवाल को कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से राज्य को परिभाषित करता है? विच डिफाइंस स्टेट इन द स्टेटमेंट। पहला, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है, चलो मैं आपके जूम कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, जूम कर देता हूं दोस्तों मैं आपके लिए। देखिए स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, तो अब आपको शायद दिख जाएगा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तियों का एक समुदाय। आपको यह ढूंढना है कि राज्य क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या ढूंढना है, यह सवाल मैं फिर करवाऊंगा आप लोगों को। सवाल क्या है, राज्य क्या होता है। तो जब आपसे सवाल पूछ लिया कि राज्य क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे को 4 चीज ढूंढनी है। मेरे को क्या करना है, 4 चीज ढूंढनी है। आई हैव टू फाउंड 4 थिंग्स एंड दैट 4 थिंग्स आर व्हाट। लैंड ढूंढना है मुझे, कहीं लैंड मिल जाए, पॉपुलेशन मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए, और क्या मिल जाए, सोवर्निटी मिल जाए। अगर ये चारों फैक्टर मुझे किसी स्टेटमेंट में मिल गए, वही क्या है, वही मेरा आंसर होगा। तो आओ जरा देखते हैं।
व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। फिर से पढ़ लीजिए। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक दैट इज प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों की सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बहुत से व्यक्ति, क्या दे रहा है आपसे? बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और चौथा ऑप्शन, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत, मैंने क्या कहा, इफ बट के चांसेस नहीं है अभी आपके लिए। अभी आप एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े माइन्यूट लेवल पर समझते चलिए। आपकी हर एक कक्षा 3 से 4 सवाल लिए चल रही है इंडियन पॉलिटी के, चाहे यूपीएससी की बात करो, चाहे बीपीएससी की बात करो, चाहे यूपीपीसीएस की बात करो, चाहे किसी एग्जाम की बात कीजिए आप लोग। तो दोस्तों कौन सा इसमें से आप लोगों को लगा कि राज्य होगा? जॉली तिवारी बच्चे बहुत शानदार, हिमांशु सैनी बच्चे बेहतरीन। और बताइए, सभी आंसर दीजिए। शिवानी चक्रधारी बच्चे बहुत शानदार, बेहतरीन। और बच्चे, आपने क्या ढूंढना था? आपने वो 4 तत्व ढूंढने थे जो राज्य होने के लिए जरूरी हैं। और वो 4 तत्व कौन कौन से थे? अदिति बच्चे शानदार, आपका भी आंसर है। और बताइए, और वो 4 तत्व कौन कौन से? भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता। नीचे के 3 फैक्टर्स में, नीचे के 3 स्टेटमेंट में आपको कहीं सरकार नहीं दिखी तो कहीं संप्रभुता नहीं दिखी। भूमि लोग अधिकार। अरे भैया सीधी सी बात है, राज्य क्या होगा? राज्य वो होगा जिसके पास संप्रभुता है, जिसके पास सरकार है, व्यक्तियों का एक समुदाय है जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के, संप्रभुता भी है, एक निश्चित भूभाग पर, भूभाग भी है, स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये रही सरकार, ये रही दोस्तों आप लोगों की निश्चित भूभाग, ये रहा दोस्तों आप लोगों का सोवर्निटी, और ये रहा आपका पीपल्स। दिस इज द आंसर। और आप सभी के बहुत शानदार आंसर है। समझ में आया आप लोगों को? यूपीएससी 2021। तो मैं दोस्तों आपसे क्या कह रहा हूं, आप लोग सिर्फ धैर्य से सुनते रहें, समझते रहें, लिखते रहें जो लिखवाया जा रहा है आप लोगों को। आपसे बेहतर समझ इस विषय की अगले 15 से 20 दिन के बाद किसी की नहीं होगी। तो आराम से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप सभी दोस्तों पहली क्लास में पहला आंसर सही दिया, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? इसका मतलब है सीक्वेंस में तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। पीवाईक्यू आपकी हर क्लास में होंगे, मैं हमेशा लेकर आऊंगा। जितने कॉन्सेप्ट होंगे उतने ही आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपके यहां पर हम क्लासेस के दौरान ही, टेस्ट तो अलग है, टेस्ट आपके अलग होंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी क्लास के दौरान ही आप कम से कम 500 से 1000 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे। वहां से बाहर आने की गुंजाइश ना कभी बनी है ना कभी बनेगी। आइए अब फिर जरा अपने टॉपिक पर चले दोस्तों। तो हमने कहा कि साहब राज्य क्या होगा? तो आपने कहा सर राज्य वो होगा जिसके पास ये 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व कौन कौन से? तो आपने कहा सर भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो देश क्या है? ठीक है सर, राज्य आपने बता दिया कि राज्य भैया वो होगा जिसके पास ये 4 तत्व होंगे, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है सर, ये मान लिया हमने कि 4 तत्व हैं। और अब सर ये बताइए देश क्या होता है? फिर स्टेट ठीक है सर, व्हाट इज कंट्री? यही दोस्तों देश है, इसी को आप कह लेते हैं देश। तो सर राष्ट्र क्या है? व्हाट इज नेशन? क्या सर नेशन भी यही है? नहीं, नेशन अलग है। राष्ट्र में दोस्तों अंतर है। ये है राष्ट्र, समाज के बीच में, समाज में आपसी जुड़ाव, समाज में आपसी जुड़ाव दोस्तों, ये क्या है? ये है आप लोगों का राष्ट्र। ये है दोस्तों आप लोगों का राष्ट्र। दिस इज नेशन।
दिस इज नेशन दोस्तों, ये नेशन है। राज्य देश एक ही बात है, आप उसको यूज कर सकते हैं पर्यायवाची के रूप में, लेकिन मैं आपसे कह, अच्छा राज्य क्या होगा, देश क्या होगा, तो चार तत्व हैं, तो वही राज्य वही देश है। लेकिन दोस्तों जो मैं कह रहा हूं राष्ट्र, इसमें अंतर है। ये क्या होता है सर, तो दोस्तों ये होता है समाज के बीच में आपसी जुड़ाव। जितना ज्यादा समाज के बीच में जुड़ाव होगा, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी दोस्तों समाज के बीच में, उतना ही ज्यादा बेहतर आपका राष्ट्र का निर्माण होगा। ये एक मनोवैज्ञानिक लगाव है, ये एक सेंटीमेंट है, ये एक भावना है। ये जो आपको दिखता है, सरकार दिखती है ना, मोदी सरकार है, राज्य में सरकार है, दिखती है ना, भूमि दिखती है ना, जनसंख्या दिखती है ना, संप्रभुता फील करते हो ना। जब हम बात करें दोस्तों यहां पर आप लोगों से समाज में आपसी जुड़ाव की, आप आपस में जुड़ते हैं, आप आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव जितना ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों, उतनी ही ज्यादा राष्ट्र के निर्माण की अवधारणा मजबूत होगी, उतना ही ज्यादा राष्ट्र मजबूत होगा। पर यदि हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के दंगे, तो ये बताइए राष्ट्र कमजोर होगा, राष्ट्र कमजोर होगा या मजबूत होगा? टीना बच्चे में सवाल दूंगा आपको, ये जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सब सवाल आपको मिल जाएंगे आपके जो भी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ये सब चीजें जो लिख रहे हैं ना बोर्ड पर, ये सब आपको मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यार देखो पता है ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपसे एक बात बताऊं, आप ना फुल कॉन्सेंट्रेशन मेरी बात को समझने में लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन आप मेरी बात को समझने में लगाइए। मैं अपने आप रुककर आपको वो चीज लिखवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट कि सर कैसे लिखें क्या लिखें, मैं खुद लिखवा दूंगा, वही जरूरी है। सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग कि सर क्या कैसे, सब छोड़ दो। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पे दोस्तों ध्यान रखो सिर्फ आप लोग, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सर प्री में मेरे को मेंस का फायदा मिल जाए, तो फायदा तभी मिल सकता है जब आप मेरी बात पर रहो। अगर आप खुद से ही काम ये सब करोगे दोस्तों, तो यकीन मानो फिर आप प्री के लिए ही निकल लोगे। मैं चाह रहा हूं प्री के साथ तो मेंस भी क्वालिफाई करो, और मेंस के कंटेंट के लिए तुम अलग से मत जाओ। तो ये मैं अपने बॉक्स से बाहर होकर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे प्री बैच दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सही तरीके से सुन लेंगे मुझे, तो मैं आपकी मेंस की बात कर रहा हूं। तो सुनना इज मोर इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ हर किताब में है, हर जगह पर है, सुनना इज इंपॉर्टेंट। आप यहां समझने के लिए आए हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे। लिखवाना जहां पर होगा मैं लिखवा दूंगा। अदिति बच्चे मैं भी आ रहा हूं उस चीज पर, डाउट्स अभी क्रिएट मत कीजिए आप लोग। पहले डाउट्स बन कहां से रहे जब आप अपनी चीजों को पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब है कि आप शून्य बन के नहीं बैठे क्लास में, फिर यानी कि आप लोग पहले से कहीं से कंटेंट लेकर आए हैं। नो, ऐसा मत कीजिए, सुनिए मेरी बात को। मैंने आपसे क्या कहा, राज्य क्या है दोस्तों, तो राज्य वो होगा, इसको चारों तत्व हैं, वो राज्य है। और मैंने आपसे कहा राष्ट्र का थोड़ा अंतर है दोस्तों। राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक लगाव होता है, एक सेंटीमेंट, एक भावना है दोस्तों। ये समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है। अब ये जुड़ाव किसी भी आधार पर हो सकता है दोस्तों ये जुड़ाव भाषा के आधार पर हो सकता है दोस्तों ये जुड़ाव धर्म के आधार पर हो सकता है दोस्तों ये जुड़ाव संस्कृति के आधार पर हो सकता है दोस्तों ये जुड़ाव एक जैसा इतिहास होने के आधार पर हो। इनमें से किसी भी आधार पर जुड़ाव आप लोग महसूस कर सकते हैं कि देखो सर हम सब एक जैसी भाषा बोलते हैं, हम जैसे सर हमारा धर्म एक है, सर हमारी संस्कृति एक है सभी की, सर हमारी एक जैसी इतिहास है सबकी। अगर आप इनके आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर आप इनके आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं, हिंदी भाषा सर, हिंदी के प्रति सर हम लोग जो है लगाव रखते हैं, हिंदी सर हमको जोड़ के रखती है। सर देखिए मैं भी हिंदी बोलता हूं, ये भी हिंदी बोलता है, हम दोनों भाई भाई सर, हम दोनों सर बहन बहन। या सर मेरा भी धर्म वही है, इसका भी वही है, सर हमारी संस्कृति एक जैसी है। तो इनमें से अगर आप किसी आधार पर जुड़ाव महसूस करते हो, इसका मतलब है कि राष्ट्र बन रहा है दोस्तों। और इस प्रकार से निर्मित राष्ट्रवाद को, जो भाषा के आधार पर बना हो, धर्म के आधार पर बना हो, संस्कृति के आधार पर बना हो, या फिर दोस्तों इतिहास के आधार पर बना हो, इस प्रकार के राष्ट्रवाद को कहा जाता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोस्तों। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल, अगर आप भाषा के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं आपस में, कल्चरल नेशनलिज्म आप लोगों के अंदर, क्या कौन सा नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपके अंदर, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं। यदि आप दोस्तों धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अगर आप दोस्तों एक जैसी संस्कृति के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है।
और दोस्तों अगर आप लोग इतिहास के आधार पर जुड़े हुए एक देश से, तो ये क्या है, ये आप लोगों का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। दिस इज व्हाट वी कॉल कल्चरल नेशनलिज्म, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। तो दोस्तों समाज के बीच में आपसी जुड़ाव केवल इन्हीं आधारों पर हो सकता है या कोई और भी आधार हो सकते हैं? आप लोग 26 जनवरी को सभी झंडा लेकर दौड़ेंगे। अभी हर कोई यहां पर झंडा लगाएगा, घर के बाहर झंडा लगाएगा, गाड़ी के बाहर झंडा लगाएगा। दोस्तों लगाएगा ना झंडा, वो भी तो राष्ट्रवाद है। वो तिरंगा भी तो आप सबको जोड़ता है। वो तिरंगा, वो राष्ट्रगान भी तो आप सबको खड़े होने के लिए बताता है। दोस्तों तो वो किस प्रकार का राष्ट्रवाद होगा? अगर आप झंडा लेकर दौड़ रहे हैं, अगर आप झंडा घर में लगा रहे हैं, अगर आप हर घर तिरंगा मना रहे हैं, इस प्रकार के राष्ट्रवाद को कहा जाएगा दोस्तों राजनैतिक राष्ट्रवाद। वो क्या है? जब आप झंडा, हमारी एक झंडा, एक सरकार, एक झंडा है सर, एक सरकार है सर, मेरी सरकार मेरा अभिमान, मेरी सरकार मेरा अभिमान सर, मेरा अभिमान सर, या हर घर झंडा अभियान सर, हर घर झंडा अभियान सर। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है राजनीतिक राष्ट्रवाद। तो केवल राष्ट्रवाद एक प्रकार का नहीं होता है, पॉलिटिकल नेशनलिज्म, दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल नेशनलिज्म। दोस्तों एक आपने क्या कहा कि सर हो सकता है कि हम धर्म के आधार पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हो, और जितना ज्यादा जुड़ाव होगा उतना ज्यादा राष्ट्र मजबूत होगा। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर हम बात करें राष्ट्र की दोस्तों, तो राष्ट्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समाज के बीच में आपसे इसी जुड़ाव। राष्ट्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? समाज के बीच में आपसी से जुड़ाव ज्यादा। राष्ट्र कब होगा? जब समाज में जुड़ाव ज्यादा होगा। अगर दोस्तों समाज के बीच में आपसी जुड़ाव कम है, हिंदू मुसलमान में दंगे हो रहे हैं, जाति व्यवस्था घोर रूप ले चुकी है, छुआछूत अपने चरम पर चल रही है, लोग एक दूसरे को बराबर मानने को तैयार नहीं है, तो इस समय आप किसे कमजोर कर रहे हैं? आप अपने राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। कास्टिज्म, अगर अलगाववाद है, कश्मीर में अलगाववाद है, अगर नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद है, तो इससे समाज के बीच में आपसी जुड़ाव मजबूत दिखता है या कमजोर दिखता है? कमजोर दिखता है। और अगर समाज के बीच में जुड़ाव कमजोर हो रहा है, तो कौन कमजोर हो रहा है? राष्ट्र कमजोर हो रहा है। क्योंकि राष्ट्र ही क्या है दोस्तों? राष्ट्र समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है। ये जुड़ाव जितना ज्यादा अधिक होगा, राष्ट्र का निर्माण उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अब मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये जो समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है, ये किसी भी आधार पर हो सकता है। आपने कहा सर हो सकता है धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करें हम आपस में, भाषा के आधार पर जुड़ाव कर सकते हैं महसूस, संस्कृति के आधार पर हमारी संस्कृति एक जैसी है, इतिहास एक जैसा है। यदि आप इनमें से किसी आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोस्तों ये। लेकिन अगर आप लोग जुड़ाव महसूस करते हैं तिरंगे को देखकर, तिरंगा देख के एकदम एकदम ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है और एकदम सैल्यूट मारने का मन करता है आप लोगों का, जय हिंद जय भारत, तो दोस्तों आप कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अभी देखना, अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, तब देखिएगा आप लोग वो कौन सा राष्ट्रवाद है। तो वो तिरंगा हमें एक करता है कि नहीं करता? वो राष्ट्रगान हमें एक करता है या नहीं करता? वो हर घर तिरंगा अभियान हमें एक करता है या नहीं करता? दोस्तों वो हमें एक करता है। वो समाज के बीच में आपसी जुड़ाव को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे बौद्ध हैं, जैन हैं, हमारी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हम किसी भाषा से बिलोंग करते हो, मैं तमिल, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कोई हिंदी भाषी है, कोई, झंडे को देखकर सबका सर फक्र से ऊंचा होता है कि नहीं होता? तो सब आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं कि नहीं करते? और सब अगर आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं तो इसी से तो राष्ट्र बन रहा है ना दोस्तों, इसी से तो राष्ट्र बन रहा है ना। तो ये क्या है? ये है दोस्तों पॉलिटिकल नेशनलिज्म, राजनीतिक राष्ट्रवाद। ये क्या है? ये राजनीतिक राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद केवल एक ही जगह मिलेगा या कई जगह पर हो सकता है? सांस्कृतिक भी हो सकता है,
राजनीतिक भी हो सकता है दोस्तों, वो उस डोमेन में भी हो सकता है, वो इस डोमेन में भी हो सकता है। और दोस्तों जब चाइना हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करता है, जैसे डोकलाम में आपने देखा, तो दोस्तों उस समय आपका क्या मन करता है कि सर हम चाइना की सर एमआई की टीवी तोड़ दें सर, हम सरकार पर दबाव बनाए सर कि सरकार जो है टिकटॉक बैन कर दे सर, सरकार जो है उसके 100 से अधिक एप्लीकेशन को सर बैन कर दे भारत में सर, सरकार जो है उसके द्वारा जो इंपोर्ट किया जा रहा है भारत में, वो जो एक्सपोर्ट करता है भारत में चाइना माल अपना, उसे रोक दे सर, उसे रोक दे सर, उसे रोक दे सर। तो आप जब इकोनॉमिक लेवल पर एकजुट होते हैं, जब एमआई की टीवी टूटना शुरू होती है तो पूरे देश में होती है या केवल एक राज्य एक क्षेत्र में होती है, बताइए। जब चाइना से हमारा कोई विवाद होता है दोस्तों, जब चाइना से कोई विवाद होता है तो पूरा देश एक होकर यह कहता है कि उससे एक्सपोर्ट रोक दो, या फिर एक आध लोग कहते हैं, एक आध प्रांत कहता है। तो आप ये पाएंगे कि पूरा का पूरा भारत इकट्ठा होकर कहता है हम एमआई नहीं लेंगे, हम ओप्पो नहीं लेंगे, हम वीवो नहीं लेंगे, हम टिकटॉक नहीं चलाएंगे, हम उसकी अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम मेक इन इंडिया चलाएंगे दोस्तों। तो जब आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होते हैं तब आप हो रहे होते हैं आर्थिक राष्ट्रवादी दोस्तों, इकोनॉमिक नेशनल, आर्थिक राष्ट्रवाद। ये क्या दोस्तों, ये है आर्थिक राष्ट्रवाद, यानी कि इकोनॉमिकल नेशनलिज्म मेरे प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिकल नेशनलिज्म। पूरा देश इकट्ठा होता है ना, जब चाइना ऐसी कोई हरकत करता है डोकलाम जैसी, तो पूरा देश इकट्ठा होता है कि नहीं होता है। तब हम क्या कहते हैं कि सर एकदम उसका एकदम ट्रेड सर रोक दीजिए, ट्रेड क्यों करना है हमें उससे सर, ट्रेड रोक दीजिए। ये ट्रेड, ये इकोनॉमी क्या है जी, इकोनॉमी क्या है जी, यही है इकोनॉमिक नेशनलिज्म दोस्तों। यही क्या है दोस्तों, यही आप लोगों का है, यही आप लोगों का दोस्तों है आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। मेरी बात क्लियर हुई। तो राष्ट्रवाद केवल एक ही डोमेन में है या तीनों डोमेन में है, वो आर्थिक भी है, वो राजनीतिक भी है, वो भी सामाजिक या सांस्कृतिक भी है। समाज के बीच में आपसी जुड़ाव होना चाहिए। अगर वो अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो रहा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अगर वो झंडे के प्रति एक रूपता में दिखता है तो दोस्तों पॉलिटिकल नेशनलिज्म, अगर दोस्तों वो एक भाषा के प्रति दिखता है, एक धर्म के प्रति दिखता है, तो दोस्तों वो हो गया आपका कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोस्तों। तो ये तीन डोमेन दोस्तों आपने कहे कि सर तीन डोमेन है जहां पर हमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। इतिहास आप जब पढ़ेंगे दोस्तों, अभी आप लोग पढ़ेंगे संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जब आप देखेंगे इस संविधान का हमारा विकास कैसे हुआ है, तो वहां पर आप 1885 में कांग्रेस का गठन देखते हैं। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, आप पढ़ेंगे आगे चलकर इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग कि सर 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों कांग्रेस का जब शुरुआत होती है, जब बनती है, तो उसका जो पहला चरण है उसे हम कहते हैं उदारवादी चरण, यानी कि मॉडरेट्स। इस बार बीपीएससी में सवाल भी आया है, मेंस में, यूपीएससी में हर बार आता रहता है इससे सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से हर बार सवाल आता है। इस बार भी पूछा है, बीपीएससी ने पूछा है मॉडरेट्स को लेकर कि जो मॉडरेट्स थे, जो उदारवादी थे, जो पहला चरण था कांग्रेस का, उसकी आलोचना करनी थी, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करना था उसको। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि आगे चलकर जो ये उदारवादी थे, इसके बाद आता है एक्सट्रीमिस्ट का फेज, जो जिसे आप लोग कहते हैं गरमपंथी। उसका दोस्तों क्रांतिकारी भाई फेज जो है वो आता है आप लोगों का। इसी बीच में आप देखते हैं गांधी की एंट्री हो जाती है, फिर गांधीयन युग चलता है, गांधी ईरा चलता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला फेज था कांग्रेस का, जिसका मैंने आपसे कहा कि वो था आप लोगों का मॉडरेट्स वाला, यानी कि उदारवादी चरण। उनका मानना यह था कि भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण अंग्रेजों ने किया है। मैं फिर दोहराता हूं, वो ये मानते थे कि भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण अंग्रेजों ने किया है। भारत को एक करने का काम, भारत के समाज को एक करने का काम अंग्रेजों ने किया है। दोस्तों ये बात सही है कि गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? आपने पहले कभी इतिहास पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप लोग पढ़ेंगे साथ में, जो फैकल्टीज हैं उनके द्वारा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो पहला चरण था कांग्रेस का, जिसे आप लोग जानते हैं मॉडरेट्स या उदारवादी, जो ये कहा करते थे कि भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है, इस बात का बड़ा विरोध करते थे जो आगे आने वाले एक्सट्रीमिस्ट थे या जो नरमपंथी थे, सॉरी गर्मपंथी थे।
क्या लगता है आप लोगों को, निर्माण किया है, कोई इस भूमिका है इनकी कि नहीं? नहीं है। अंग्रेजों की कोई भूमिका है कि नहीं दोस्तों, बताइए। अंग्रेजों की कोई भूमिका है भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में। और राष्ट्र निर्माण राजनीतिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, और अगर हम बात करें तो यहां पर सांस्कृतिक रूप में भी हो सकता है। तो बताइए, हिमांशु बच्चा कह रहा है सही किया है सर। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं दोस्तों, कुछ तो आंसर देंगे। देखिए मेरी क्लास में ना, एक तो हेजिटेट मत होइए, बिल्कुल फ्री होके पढ़िए यार, बिल्कुल फ्री होके। इमोजी भेजिए, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। आई नीड रिस्पॉन्सेस, क्योंकि मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ने वाला। तो आपसे मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि शर्माने घबराने वाली बात छोड़ दीजिए। आपने बैच लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस्तेमाल कीजिए, आप आइए पढ़िए अच्छे से दोस्तों। भूमिका तो है, किरण कह रही सर भूमिका तो है, पूजा सुधा भी कह रही कि सर भूमिका तो है, किरण भी कह रही भूमिका तो है। और कोई है जो बताएगा कि है कि नहीं? जोली कह रही है कि साहब अंग्रेजों की भूमिका है, हाँ किया है सर, सही, ये सही है ये बात। बताइए, इतने छात्र हैं क्या, इतने ही कमेंट आ रहे हैं दोस्तों? शिवानी जी कह रही किया है सर। जी सर, उन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद का बेहतरीन बच्चे, बहुत शानदार अतिथि बच्चे। आप में से सारे छात्र एक से एक दोस्तों हीरे हैं। अगर आप ये समझ गए दोस्तों तो मामला सेट है, यानी आपने थोड़ी बहुत इतिहास सही से पढ़ी हुई है। यही मैं चाहता था आपसे दोस्तों। शुभम जी कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल किया है। समझिए क्यों ऐसा कह रहे थे वो, उसको समझिए दोस्तों। दोस्तों ये भारत है हमारा, ये क्या दोस्तों, तो ये भारत है। दोस्तों ये भारत है। अब वो क्या कह रहे थे, जो मॉडरेट्स थे दोस्तों, जो उदारवादी थे, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि दोस्तों भारत ही है ना, तो थोड़ा सा मैप में दोस्तों मेरा हाथ कमजोर है, मैप में थोड़ा सा दोस्तों, है ना, मैप में थोड़ा दोस्तों मेरा हाथ कमजोर है, तो प्लीज इसको भूमि मतलब भावना को समझिए दोस्तों, भावना है ना मेरी, भावना समझिएगा। कभी यहाँ जज करने लग जाओगे सर देखो कैसा मैप बना दिया आपने। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल अमन बच्चे, सही बात है, आपकी भी सही बात है, लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे वो समझिएगा। रोहित बच्चे वेरी गुड, प्रीति बच्चे अच्छा आपका भी। अब यह समझ दोस्तों आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस पूरे देश को एक प्रशासनिक सूत्र में बांधने का काम किसने किया है? अब बताओ, एक प्रशासनिक सूत्र में दोस्तों बांधने का काम किसने किया है? एक प्रशासनिक सूत्र में मतलब भारत को एक करने का काम किसने किया है? ये भारत भारत था क्या दोस्तों? जो आज आप भारत देख रहे हैं, ये भारत भारत था क्या दोस्तों? इसमें तो मैसूर रियासत थी, त्रावणकोर रियासत थी, भोपाल रियासत थी, अजमेर रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी, 550 से अधिक रियासतें थी दोस्तों, मोर देन 550 प्लस रियासतें थी भारत में। और रियासतों को भारत में मिलाना, उनको एक प्रशासन के अधीन करना, ये काम अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई, यहां पर आपको मेरे ख्याल से याद आ जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद आ रहा है? पूरे देश में एक सिविल सेवा की शुरुआत करने वाले, जो प्रावधान आज भी हैं दोस्तों, आज भी प्रावधान है आईएएस आईपीएस का, है ना, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी, आईएएस, पीसीएस, कौन लेकर आया था? अंग्रेज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दोस्तों पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। यहां भी डीएम बैठा है, 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 यहां भी डीएम बैठा है। कौन कर रहा है जी पूरा देश एक? प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक कहो राजनीति कहो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोगों को। यही दोस्तों एक ही है पॉलिटिकल, इस परिप्रेक्ष्य में हम जब बात कर रहे हैं संदर्भ में, तो ये चीज दोस्तों कौन जोड़ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों मोरारजी देसाई, सॉरी दादा भाई नौरोजी जैसे लोग मानते थे, जो फर्स्ट फेज था कांग्रेस का, जो आप देखते हैं जिनको आप लोग कहते हैं मॉडरेट्स या फिर उदारवादी, उनका मानना है कि भारत में प्रशासनिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत अंग्रेजों ने करी है। इसके पहले भारत बिखरा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी दोस्तों, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग आप लोगों की जो एक तरीके से प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उन सबको एक किया इन लोगों ने। कोई बात नहीं अमन बच्चे, थोड़ा सा भावनात्मक नहीं अमन बच्चे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज,
है ना, उस नाम से अब आप उसको देखते हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़ी लगा रहे हैं उसे, वो तो उसका नाम है, तो डोंट बी लाइक। अभी आप थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, सब चीजों का आप एकदम न्यूट्रल लेवल पर लेकर आ जाएंगे, रेशनल बिल्कुल आप लोग हो जाएंगे। जबकि दोस्तों जो अगला चरण आया कांग्रेस का, जिसको आप लोग जानते हैं एक्सट्रीमिस्ट के नाम पे, जिसको आप जानते हैं गर्म पंथ के नाम से, उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, राष्ट्रवाद का जनक यहां पर ये अंग्रेज नहीं है। लाल बाल पाल की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, लाल बाल पाल। वो कहते हैं कि नहीं भैया, भारत में राष्ट्रवाद इन अंग्रेजों ने पैदा नहीं किया, भारत में तो राष्ट्रवाद उतना पुराना है जितनी पुरानी सनातन संस्कृति है दोस्तों। भारत में तो राष्ट्रवाद उतना पुराना है जितनी सनातन संस्कृति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कांग्रेस का पहला चरण था वो कौन से राष्ट्रवाद की बात किया करता था? राजनीतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक? बताइए फटाफट से बताइए दोस्तों, अगर आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो बताना, आप शुरू कीजिए आप लोग। मैंने क्या कहा था, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत, दोस्तों आपका इन्वॉल्वमेंट लगातार क्लास में चाहिए मेरे को। आप, मैंने तभी कहा था ना लाइव क्लास आएंगे तो आपको फायदा होगा। रिकॉर्डेड देखेंगे दोस्तों तो उसमें आप काफी चीजों को, मतलब उसमें आप क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, अब आप पूरी बुद्धि से, पूरी चीज समर्पण से मेरी ओर देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे आप लोग। तो दोस्तों आपने कहा कि सर मॉडरेट्स जो थे वो मानते थे कि भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने, ये कारण दिया उन लोगों ने। लेकिन दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहा करते थे कि भारत में राष्ट्रवाद उतना पुराना है जितनी सनातन परंपरा है, 5000 साल से पुराना है दोस्तों सनातन। तो ये बताओ दोस्तों वो किस राष्ट्रवाद की बात करते थे? अब आप मुझे बताइए कि जो अगला चरण था कांग्रेस का, जिसको आप लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गर्मपंथी दोस्तों, वो गर्मपंथी किस प्रकार के राष्ट्रवाद की बात करते थे? राजनीतिक या सांस्कृतिक या आर्थिक? बताओ कौन बच्चे? अक्षिता यादव बच्चे बताइए, अखिल कोलवाल बच्चे, हिमांशु सैनी जी, लव शर्मा बच्चे बताइए, वो किसकी बात कर रहे हैं? ये तो चलो ठीक है, आपने मैंने बता दिया कि सर ये तो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, सही बात है। ये इतिहास में आप इस बात को पढ़ेंगे फिर से अच्छी तरीके से। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जब बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि सर वो जो है, जो सांस्कृतिक, जो बात कर रहे हैं लाल बाल पाल, वो किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वो सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं या राजनीति की बात कर रहे हैं? दोस्तों वो किसकी बात कर रहे हैं? बहुत शानदार, अच्छा बच्चे, शिवानी चक्रधारी बच्चे बहुत शानदार, मोहित कुमार बच्चे, लव शर्मा बच्चे बेहतरीन, अमन शेखावत बच्चे बहुत शानदार, बेहतरीन बच्चे, अदिति शानदार। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं दोस्तों, वो संस्कृति के आधार पर जुड़ाव की बात करते हैं कि ये देश, सनातन संस्कृति, धर्म, भाषा। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, थोड़ा सा टेक्निकल अंतर इन तीनों में आप देख रहे हैं। एक को आपने क्या कहा कि सर एक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अगर हम भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास के आधार पर एक होने की बात करेंगे तो सर हम क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं। समाज में अगर जुड़ाव इनकी वजह से है, भाषा वगैरह की वजह से, तो सांस्कृतिक है। सर अगर जुड़ाव झंडे की वजह से है, अगर जुड़ाव तिरंगे की वजह से है, अगर जुड़ाव राष्ट्रगान की वजह से है, वंदे भारत की वजह से है दोस्तों, तो ये क्या है? ये है आपका राजनीतिक राष्ट्रवाद, प्रशासनिक राष्ट्रवाद। मेरा पीएम मेरा गौरव, भारत का प्रत्येक नागरिक मेरा पीएम मेरा गौरव, मेरा सीएम मेरा गौरव, हर घर तिरंगा। ये भी तो दोस्तों समाज, ये भी तो समाज को जोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन कैसे? ये दोस्तों राजनीतिक राष्ट्रवाद है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में जुड़े हुए हैं कि हमारी एक इकोनॉमी है, हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे चाइना के ऐप के ऊपर, हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे चाइना के मोबाइल को लेने में। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद दोस्तों, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब मैं फिर से दोस्तों आता हूं, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को दोस्तों समझना शुरू कर चुके होंगे। अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, बहुत आराम से मैं आपको आगे लेके चलूंगा। आप डेली एक सीढ़ी चढ़ रहे होंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर और फैक्चुअल लेवल पर भी। मैंने आपसे कहा दोस्तों राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र होता है समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, और ये जुड़ाव अगर इस आधार पर है सांस्कृतिक है, अगर पॉलिटिकल उस आधार पर है तो पॉलिटिकल है, अगर इकोनॉमी के आधार पर है तो इकोनॉमिकल है दोस्तों। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को? अब ये जुड़ाव अगर कमजोर होगा, अगर ये जुड़ाव कमजोर होगा, हिंदू मुसलमान में दंगे होंगे, जातिगत भेदभाव रहेगा, अस्पृश्यता की बात रहेगी, ऊंच नीच की बात रहेगी, तो कौन कमजोर होगा? राष्ट्र कमजोर होगा। राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्य तो भाई अपना भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भाई जिसके पास भी भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता है वो अपना काम करता रहे, उसे क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो क्या कमजोर हो रहा है? राष्ट्र।
राष्ट्र कमजोर हो रहा है दोस्तों। अगर झंडे की अवमानना हो रही है दोस्तों, राष्ट्र कमजोर हो रहा है। अगर जनगण मन की अवमानना हो रही है दोस्तों, तो राष्ट्र कमजोर हो रहा है। राजनीतिक रूप में कमजोर हो रहा है, सांस्कृतिक रूप में कमजोर हो रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है दोस्तों। और यदि उसी में हम मजबूती प्रदान करते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, और पॉलिटिकल नेशनलिज्म भाई मजबूत हो रहा है। तो दोस्तों हमारे यहां अभी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जारी है, ये राष्ट्र निर्माण लगातार चल रहा है। अमेरिका में भी आप देखिए दोस्तों, अमेरिका को तो हम कब आजाद हुए दोस्तों? हम आजाद हुए थे 1947 में, जबकि दोस्तों अमेरिका यूएसए दोस्तों आजाद हुआ था 1776 में। मतलब दोस्तों हमसे लगभग 200-250 साल पहले आजाद हुआ था अमेरिका। अमेरिका भी दोस्तों ब्रिटेन की कॉलोनी था, अमेरिका भी अंग्रेजों की कॉलोनी था दोस्तों, उपनिवेश था। वो कब आजाद हुआ था दोस्तों? वो आजाद हुआ था 1776 में। हम आजाद कब हुए हैं? 1947 में। वहां भी समस्याएं मौजूद हैं आज भी। वहां भी दोस्तों नस्ल भेद की कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, काला गोरा की बात आती है। आप देखते हैं कई बार न्यूज वगैरह में भी ब्लैक जो है वहां के, उनके खिलाफ कई बार इस तरीके की रेसिस्ट घटनाएं होती रहती हैं, नस्लवादी घटनाएं होती रहती हैं दोस्तों। वहां पर भी निर्माण चल रहा है राष्ट्र का, 200-250 साल हो चुके हैं। हमारे यहां पर भी दोस्तों चीजें चल रही हैं, बहुत सारी समस्याएं भी है राष्ट्रवाद के सामने। ऐसा नहीं कि सर सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैंने कहा ना आपसे, अगर हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे हैं तब भी समस्या है, अगर अलगाववाद की बात है, अगर नॉर्थ ईस्ट चाहता है हम अलग हो जाएं तो भी समस्या है राष्ट्र के सामने, अगर कश्मीर में समस्या है तो भी दोस्तों राष्ट्रवाद के सामने समस्या है। तो इन समस्याओं का समाधान भी साथ साथ में किया जाना चाहिए, ताकि कौन मजबूत हो? राष्ट्र मजबूत हो। तो राज्य क्या है दोस्तों? राज्य क्या है? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन दोनों में से दोस्तों दिखने वाली कौन सी चीज है? राज्य दिख सकती है या राष्ट्र दिखता है आप लोगों को? ये बताइए, इसमें से ये मूर्त है या फिर ये मूर्त है? मूर्त का मतलब है जो दिखता है दोस्तों। मूर्त का मतलब होता है आप लोगों का कंक्रीट जो दिखता है। ये मूर्त है या ये मूर्त है? ये दिखता है या ये दिखता है दोस्तों? बताइए, इसमें इसको आप मूर्त कहोगे या इसको मूर्त कहोगे आप? ये दोस्तों अमूर्त है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखती नहीं है, इसे हम महसूस करते हैं। इसे हम महसूस करते हैं दोस्तों, आपसी भाईचारा महसूस करते हैं, ये सेंटीमेंट है। भारत माता देखी है क्या आप लोगों ने? भारत माता देखी है आप लोगों ने आज तक? नहीं देखी दोस्तों। वो क्या है? वो भावना है, वो सेंटीमेंट है, वो जुड़ाव है। हम सब जुड़ाव महसूस करते हैं भारत माता के प्रति, लेकिन कभी देखी माता हमने? नहीं देखी दोस्तों। सेंटीमेंट, ये अमूर्त है, ये मूर्त है, ये सामने दिखता है। इकोनॉमी दिख रही है ना, रोड बन रहे हैं, 8 लाइन का रोड बन रहा है, दिख रहा है ना। वंदे भारत चल रही है, दिख रही है ना। मेट्रो चल रही दिख रही है ना। बुलेट ट्रेन आने वाली दिखेगी ना। इकोनॉमी दिख रही है ना, सड़क दिख रही है ना आप लोगों को। लेकिन क्या ये दिखता है? ये दोस्तों दिखता नहीं है। तो दोस्तों यही क्या है? यही है बेसिक डिफरेंस। बड़ा टेक्निकल अंतर है दोस्तों राज्य और राष्ट्र में। राज्य क्या है? जिसके पास 4 तत्व होंगे। राष्ट्र क्या है? समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है दोस्तों। अब आप मुझे दोस्तों ये बताइए, आपने कहा कि थोड़ा अंतर है इन दोनों में, राज्य और राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर भी है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये अंतर है या दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं? दोस्तों अंतर है या दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं? क्या लगता है आप लोगों को? राज्य और राष्ट्र में केवल अंतर देखा आप लोगों ने, या अब आप ये कहेंगे सर ये तो आपस में जुड़े भी हुए हैं सर? दे आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो आपस में अंतर निर्भर है एक दूसरे पर दोस्तों। कैसे? समझिए, आपने क्या कहा कि सर राष्ट्र जो है ये तो सेंटीमेंट है सर, ये तो भावनात्मक है, इन आधार पर जुड़ाव महसूस है तो राष्ट्र है। और सर राज्य जो है ये कॉन्क्रीट है, दिखता है, ये सब चीजें हैं हमारे सामने। दोस्तों ये बताइए, अगर हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, अगर हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो कौन कमजोर होगा? राष्ट्र। लेकिन क्या उससे राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताइए, अगर हिंदू मुसलमान दंगा हो रहा है तो आपने क्या कहा कि सर राष्ट्र कमजोर होगा, क्योंकि वो तो यहां है ना, जो भाई जुड़ाव कमजोर हो रहा है। दोस्तों अगर समाज के बीच में आपसी जुड़ाव कम हो रहा है तो ये बताइए राज्य पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या वो वंदे भारत को छोड़ देंगे जो यहां आती है? इकोनॉमी कहां आ रही है? इकोनॉमी यहां आ रही है ना भाई, इकोनॉमी यहां दिखती है ना। सड़क कहां दिखती है? यहां। मेट्रो कहां दिखती है? यहां। वंदे भारत कहां दिखती है? यहां। क्या दिखती है? वो वंदे भारत को छोड़ देंगे दंगाई? वो सड़क को छोड़ देंगे दंगाई?
खोद देंगे दोस्तों, 4 लेन बनाओ, 8 लेन बनाओ, खत्म कर देंगे सड़क को, लगा देंगे आग उसको, ट्रेन को लगा देंगे, वो बसों को आग, चाहे आप लेकर आओ जो अच्छी से अच्छी बस ला सकते हैं आप। तो अगर राष्ट्र कमजोर है तो राज्य पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जब दंगे होते हैं तो समाज के बीच में जुड़ाव कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर हो रहा है, लेकिन क्या उस समय राज्य मजबूत हो गया? दोस्तों राज्य भी तो आपस में जुड़ा है ना राज्य से, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना दोस्तों। आप किसको, उसको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कि राज्य सर कमजोर हो रहा है तो राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो आपने कहा कि सर राष्ट्र कमजोर है, तो देखिए राज्य पर प्रभाव पड़ा। लेकिन दोस्तों अगर राज्य कमजोर होगा, राज्य कमजोर का मतलब क्या है? इकोनॉमी कमजोर है, भुखमरी दोस्तों बढ़ रही है। भुखमरी क्या है? भुखमरी बढ़ रही है। राज्य कमजोर है, राज्य की इकोनॉमी कमजोर है, लोगों के पास खाने पीने को साधन नहीं है दोस्तों। तो फिर ये बताओ, अगर इकोनॉमी दोस्तों कमजोर है, अगर इकोनॉमी कमजोर है तो ये बताइए आप मुझे, आप किसी से कह सकते हैं जिसको भूख लगी 4 दिन से, और आप क्या कहेंगे 26 जनवरी को कि ले भाई झंडा लेके दौड़ और कह भारत माता की जय? करेगा वो दोस्तों करेगा? वो करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? जोली जी करेंगे, आपकी बातों पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जो मैं पूछ रहा हूं आप पहले मेरे सवालों का जवाब दें, आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा करेगा कि नहीं, भाई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दोस्तों? वो झंडा लेके दौड़ेगा जिसके पेट में 4 दिन से भूख है, क्योंकि इकोनॉमी खराब हो रखी है दोस्तों, वो लेके दौड़ेगा क्या? दोस्तों एक कहावत है, भूखो भजन ना होए गोपाला, आले अपनी कंठी माला। गोपाल के भजन भी दोस्तों तभी तक होते हैं जब तक पेट भरा होता है। जब पेट में कुछ नहीं है ना दोस्तों, तो गोपाल के भजन भी नहीं हो पाते। तो भूखो भजन ना होए गोपाला, आले अपनी कंठी माला। तो अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर है, भुखमरी बढ़ी हुई है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप वो दौड़ेगा झंडा लेकर, भारत माता की जय? धर्म दिखेगा उसे संस्कृति दिखेगी क्या? उसे टिकटॉक दिखेगा क्या? उसे चाइना दिखेगा क्या? उसे क्या दिखेगा? उसे भूख दिखेगी दोस्तों। तो ये बताओ, अगर ये कमजोर होगा तो ये कमजोर होगा कि नहीं होगा? ये भी कमजोर होगा। इसका मतलब आपने कहा कि सर अगर ये मजबूत है तो ये भी मजबूत है, और अगर सर ये मजबूत है तो सर ये भी मजबूत है। सेम टाइम पे आप क्या कह रहे हैं? अगर ये सर कमजोर होगा तो सर ये भी कमजोर होगा, सर ये भी कमजोर होगा। तो आपने पहले क्या देखा? दोनों में अंतर क्या है? राज्य क्या है? एक मूर्त अवधारणा है जो आपके सामने है, जो दिखती है, सरकार, संप्रभुता। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी राष्ट्र की दोस्तों, तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक अमूर्त है। राष्ट्र दोस्तों क्या है? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। और समाज का आपसी जुड़ाव जितना ज्यादा मजबूत होगा दोस्तों, उतना ही ज्यादा राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन क्या केवल इस पर ही निर्भर है ये चीज? इस पर भी निर्भर है। अगर ये कमजोर होगा, अगर ये कमजोर होगा तो ये कमजोर होगा, ये कमजोर होगा तो वो कमजोर होगा। तो केवल 8 लेन के रोड पर काम करना जरूरी है, बुलेट ट्रेन पर काम करना जरूरी है, कि या व्यक्ति पर भी काम करना जरूरी है? सारी परतें आपकी धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी दोस्तों। अब ये बताओ, आपने ये कहा कि सर राज्य और राष्ट्र जुड़ा हुआ है, राज्य मजबूत होगा, राष्ट्र भी सर मजबूत होगा। सर राष्ट्र मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा। दोनों में टेक्निकल अंतर भी आपने देख लिया कि सर दोनों में अंतर क्या होता है, ये भी आपने देख लिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि 8 लेन की सड़कों पर काम करने से काम चल जाएगा, या मानव पर भी काम करना पड़ेगा? और मानव पर काम करने का मतलब है उसकी शिक्षा पर काम करना, उसकी स्वास्थ्य पर काम करना, उसकी भूख पर काम करना। तो 8 लेन की सड़क बनाकर हम लोग ढिंडोरा पीट लें, या अपने मानव को भी ठीक करें? बुलेट ट्रेन चला के ढिंडोरा पीट लें, या फिर मानव पर भी काम किया जाए? क्योंकि अगर मानव ही भूखा रहेगा तो ये बताओ कैसे तुम मांगोगे उससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपेक्षा? कैसे करोगे? कैसे करोगे राजनीतिक राष्ट्रवाद की अपेक्षा? कहां है दोस्तों राष्ट्र? और राष्ट्र कमजोर होगा तो राज्य भी अपने आप कमजोर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बताइए, बुलेट ट्रेन पर काम करने से काम चल जाएगा, या मानव पर भी काम करना पड़ेगा? बहुत अच्छी बात है शिवानी बच्चे, शिवानी ने कहा है कि सब दोनों पर काम करना पड़ेगा, दोनों पर काम करना पड़ेगा दोस्तों।
दोनों पर काम करना पड़ेगा। अगर ये सेफ है, ये भी सेफ है, अगर ये सेफ नहीं है तो ये भी सेफ नहीं है। तो 8 लेन का रोड बनाकर ये नहीं सोचना है कि सर बिल्कुल राष्ट्र भी अच्छा हो जाएगा। राष्ट्र समाज का जुड़ाव है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र तो समाज का जुड़ाव है। उसे तो आपको ऐसे ठीक करना है, लोगों को जोड़ना है आपस में। अगर आप तोड़ेंगे तो ये भी कब तक, इस पे कब तक आप गर्व महसूस करेंगे? ये भी जला देगा वो जो यहां पर सही नहीं है, जिसको आपने यहां पर नहीं सही किया, जो यहां पर भूखा है, जो यहां पर एक दंगाई बन चुका है, जो यहां पर धर्म के नाम पर लड़ रहा है, वो इसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो राष्ट्र कमजोर, राज्य कमजोर, राज्य मजबूत, राष्ट्र मजबूत दोस्तों। तो आपने अंतर भी देखा और आपने जुड़ाव भी देख लिया दोनों में कि क्या है, दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग, दोनों में क्या अंतर निर्भरता है दोस्तों। ऐसे सवाल यूपीएससी डिजाइन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात, अब आपने कहा कि सर समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है। सर समझना भी इस बात को, जॉली तुम्हारे आंसर पर मैं क्वेश्चन पा रहा हूं। देखो, आपने कहा सर समाज के बीच में आपसी जुड़ाव जो है यही क्या है सर? यही राष्ट्र है। ठीक है, और ये जुड़ाव तो सर किसी आधार पर हो सकता है। ये सर जुड़ाव तो हो सकता है भाषा के आधार पर हो जाए कि सर हम लोग समूह में रहते हैं, हम सब एक भाषा बोलते हैं, हम सबका उस भाषा के प्रति जुड़ाव है। और सर अगर हम सब के बीच में एक भाषा के आधार पर जुड़ाव है सर, तो क्या हम मान लें कि हमें राष्ट्र की भावना है? मानो, बिल्कुल मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक भाषा के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं दोस्तों, तो आप में राष्ट्र की भावना है, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं। लेकिन अब आपको राज्य चाहिए। राज्य नहीं आपके पास, राष्ट्र की फीलिंग आपके अंदर है। मैंने मान लिया कि आपने क्या कहा कि सर हम तो भाषा के आधार पर एक महसूस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए? राज्य चाहिए। और राज्य का मतलब क्या है? आपको भूमि चाहिए। जनसंख्या आपके पास, जनसंख्या आपके पास है, आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए। सरकार भी अब बना लेंगे, क्योंकि आपका श्लोक है तो सरकार भी बना लेंगे। भूमि, सरकार, संप्रभुता और क्या चाहिए? पॉपुलेशन, जनसंख्या चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये चारों तत्व मिल जाएं, अगर आपके चारों तत्व मिल जाएं, तो दोस्तों राष्ट्र आप थे, राज्य आपने बना लिया। इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसी को कहा जाएगा राष्ट्र राज्य। समझना भी इस बात को भी आप लोग, अभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मैंने पहले ही कहा आप लोगों से, और जो डाउट आएंगे वो आप लोगों के हो सकता है बिना पूछे ही क्लियर हो जाएं। नेशन स्टेट, तो होगा ना बच्चे हिमांशु, वो तो सही बात है, वो तो सब पे अब मैंने आपको पूरी बात बता दी। अब आप क्या एक फैक्टर ढूंढ रहे हैं उसमें, वो तो फिर छोटी बात होगी ना, वो तो होगी, प्रभाव तो पड़ेगा ही। भारत की निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, वो तो फिर छोटी सी बात होगी। जब अपन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो वो तो उसके अंदर ही इंक्लूड है ना। समझे हिमांशु बच्चे? अब एक नया कॉन्सेप्ट समझिए। कई बार आप देखते हैं सर नेशन स्टेट सर कहा जाता है, नेशन स्टेट होता है सर, राष्ट्र राज्य होता है सर, ये क्या होता है राष्ट्र राज्य? तो राष्ट्र क्लियर है, राज्य क्लियर है। राष्ट्र क्या है? मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, किसी भी आधार पर हो सकता है समाज के बीच में, लोगों के बीच में। राज्य क्या है? मूर्त है, सरकार, जनसंख्या, भूमि और संप्रभुता। अब मैंने आपसे कहा दोस्तों, मान लो एक समुदाय के बीच में धर्म के नाम पर जुड़ाव हो गया या भाषा के आधार पर जुड़ाव हो गया। अभी क्या चाहेंगे कि हमारा यार कोई देश भी हो, कोई राज्य भी हमारे पास हो, तो उन्हें क्या क्या चाहिए रहेगा? भूमि चाहिए उनको, जनसंख्या तो उनके पास है, सरकार भी बना लेंगे उसी में से, और संप्रभुता उनको चाहिए। अगर ये चारों तत्व दोस्तों इनको मिल जाएं तो यही होगा राष्ट्र राज्य। तो पहले राज्य बने फिर राष्ट्र की भावना आए, जरूरी नहीं है। पहले भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार, संप्रभुता हो, फिर उनमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी सर, तभी आएगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है लोगों में पहले से ही आपसे जुड़ाव हो, भाषा, धर्म, संस्कृति को लेकर, और वो चाहते हैं कि हमें एक राज्य मिल जाए। यूरोप के अधिकतर देश इसी आधार पर बने हुए हैं, भाषाई राष्ट्रवाद। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। स्पेन, स्पेनिश, जर्मन, जर्मनी, फ्रांस, फ्रेंच, अंग्रेज, इंग्लिश, भाषा और भाषा के आधार पर दोस्तों। यूरोप में क्योंकि और तो कोई चीज अलग है नहीं, धर्म लगभग सबका एक है दोस्तों, लगभग सबका धर्म एक ही है, क्रिश्चियन, लगभग सबकी संस्कृति भी एक ही है, लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो उनका इतिहास भी एक जैसा रहा है।
सब में अंतर क्या है? सब में अंतर है भाषा का। तो सबने जो आधार बनाया है अपने अपने राज्य राष्ट्र के निर्माण का, वो क्या है? वो है भाषा। फ्रांस बना है फ्रेंच के आधार पर, जर्मनी बना है जर्मन के आधार पर, इंग्लैंड बना है अंग्रेजी के आधार पर, स्पेन बना है स्पेनिश के आधार पर। तो उनमें आपसी जुड़ाव हुआ। उन्होंने अपने लिए क्या बनाया दोस्तों? उन्होंने अपने लिए एक राज्य का निर्माण किया। बहुत दूर मत जाओ, आओ इजराइल पर। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों का बड़ा नरसंहार किया गया जर्मनी से। पता होगा आप लोगों को, ज्यूस को मारा गया दोस्तों, और नरसंहार किया गया एक तरीके से, बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मारा गया, लाखों की संख्या में मारा गया। ये जो दोस्तों जो यहूदी थे, ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बस गए। इन सब के बीच में जुड़ाव तो था ही, भाषा के आधार पर, अपने धर्म के नाम पर, अपनी संस्कृति के नाम पर। इन सब यहूदियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो था ही था। राष्ट्रवाद तो इनके अंदर दोस्तों पहले से था। राष्ट्रवाद तो इनके अंदर पहले से था। आगे चलकर इन्होंने क्या बनाया? मिडिल ईस्ट में जाकर एक राज्य का निर्माण किया, जिसको आप जानते हैं इजराइल के नाम से। ये सारे इकट्ठे हुए वहां पर, क्योंकि सारे आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? भाषा के आधार पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। और क्या बना लिया दोस्तों? इन्होंने बना लिया राज्य। तो ये क्या बनता है? राष्ट्र राज्य। क्योंकि पहले उनमें किसका निर्माण हुआ है? पहले उनमें किसका निर्माण हुआ है? राष्ट्र का। फिर उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया? यही राष्ट्र राज्य है दोस्तों। यही है दोस्तों राष्ट्र राज्य, या फिर नेशन स्टेट। पाकिस्तान, बहुत दूर क्यों जा रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान जिन्ना टू नेशन थियरी देता है। वो क्या कहता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। उन मुसलमानों में एकता आई, धर्म के नाम पर आई, अपनी संस्कृति के नाम पर आई, भाषा के नाम पर आई। तैयार क्या हो गया? राष्ट्रवाद। और उनको बाद में क्या मिला? राज्य। तो वो क्या बना? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी क्या है? राष्ट्र राज्य। पहले क्या तैयार हुआ? पहले राज्य मिला था क्या उनको? क्या पहले पाकिस्तान बना था? बाद में जिन्ना ने मांग उठाई थी क्या? क्या बाद में जिन्ना ने कहा था क्या कि सारे मुसलमान एक हैं? नहीं, पहले जिन्ना ने सारे मुसलमानों को एक किया, जो उसके समर्थक थे। मैं सबकी बात नहीं करना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों बहुत कोहिनूर जैसे लोग हैं मुसलमानों में भी, माननीय कलाम साहब जैसे लोग थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाहता हूं आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छी तरीके से। जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने दोस्तों एक धर्म की बात की। वो आज भी यही कहता है दुनिया भर में। वो जब वो बात करते हैं पाकिस्तानी, पैन इस्लाम, पैन इस्लाम, पैन इस्लाम, सारे एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ, सारे एक हो जाओ। किस नाम पर? धर्म के नाम पर। तो पहले क्या तैयार हुआ उनके अंदर? पहले उनके अंदर राष्ट्र की भावना तैयार हुई। समाज, राष्ट्र क्या दोस्तों? राष्ट्र क्या है? समाज का आपसी से जुड़ाव। तो उनके बीच में आपसी जुड़ाव हुआ, और दोस्तों राष्ट्र बना, राज्य की मांग करी, पाकिस्तान बना दोस्तों राष्ट्र राज्य। इजराइल राष्ट्र राज्य, पहले से भावना थी राष्ट्र की। तो आज भी आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे आप देखेंगे कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। वो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, उनके पास भूमि है। वो कुर्द दोस्तों बहुत सारे जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहे थे, कुर्दिस्तान की वो मांग करते हैं। 2-3 राज्य हैं मिडिल ईस्ट के, जिनकी सीमाओं को वो चाहते हैं कि आप अपनी अपनी सीमाओं में से कुछ कुछ क्षेत्र हमको दे दीजिए, और हम अपना कुर्दिस्तान नाम का एक देश यहां बसा लेंगे। अब ये बताओ, कुर्दों में राष्ट्रवाद है कि नहीं है? कुर्द आपस में जुड़े हुए दोस्तों। एक जाति है, एक नस्ल है दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट में है, जहां पर आईएसआईएस के खिलाफ आपने देखा होगा कि वो कुर्द जो लड़ रहे थे, वो आपस में जुड़े हुए हैं। उनके पास जनसंख्या भी है, वो सरकार भी चला रहे हैं अपनी खुद की। लेकिन दोस्तों के पास भूमि नहीं है, क्योंकि भूमि की तो मांग कर रहे हैं वो लोग। तो वहां पर राष्ट्र भी है कि नहीं है? वहां राष्ट्र भी है कि नहीं? राज्य तो नहीं है, क्योंकि अभी भूमि नहीं मिली, तो भूमि नहीं मिलेगी तो कहां से राज्य बनेगा? लेकिन क्या कुर्दों में राष्ट्र वाली भावना है कि नहीं दोस्तों? क्या कुर्दों में राज्य वाली भावना है कि नहीं? सॉरी, राष्ट्र वाली भावना है कि नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या कुर्दों में राष्ट्र वाली भावना है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर कुर्दों में राष्ट्र वाली भावना तो है, वो आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़े हुए हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन क्या वो राज्य भी है? नहीं। तो बिना राज्य के राष्ट्र हो सकता है? एम आई क्लियर दोस्तों? तो इस बात को समझिए कि राष्ट्र क्या है भाई? राष्ट्र तो समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है, लगाव है,
और ये लगाव के साथ साथ में अगर आप राज्य भी बना लें अपने लिए, तो यही क्या है, राष्ट्र राज्य है दोस्तों, यही क्या है, नेशन स्टेट। यदि हम बात करें तो भारत की, भारत क्या है, भारत ऑलरेडी एक स्टेट है और इसमें नेशन फॉर्मेशन का काम लगातार चल रहा है। भारत क्या है, स्टेट है, यहां तो राज्य है पहले से, ये तो पहले से राज्य है दोस्तों। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी संस्कृतियां रहती हैं, इसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारी भाषाएं रहती हैं। अंग्रेज पगला जाते थे दोस्तों, अंग्रेज जो थे तो अंग्रेज पगला जाते थे कि देखकर कि क्या है, मतलब ये कैसे हो सकता है ये कोई देश। अंग्रेज कभी भारत को एक देश मानते ही नहीं थे दोस्तों। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए थे तो उस समय कह के गए थे कि भारत अगले 10 सालों में 20 देशों में बढ़ जाएगा दोस्तों। अंग्रेज ये कहकर गए थे कि भारत जो है वो अगले 10 सालों में 20 देशों में बढ़ जाएगा, ये कहते थे अंग्रेज। क्यों? क्योंकि इनको वो था कि भाई अब वो तैयार हुए हैं किस पर, एक भाषा के आधार पर बने हैं वो। और यहां देखा कि यहां भाषाएं कितनी हैं, यहां धर्म कितने हैं, यहां संस्कृति कितनी है, कैसे भाई ये देश एक है, मतलब ये देश थोड़ी है, ये तो बहुत सारे देश है इसमें। तो यही खूबसूरती है इस देश की दोस्तों, इस भारत देश की यही खूबसूरती है। इसमें दुनिया का हर धर्मावलंबी रहता है दोस्तों, हर धर्म को मानने वाला दोस्तों भारत में रहता है, हर धर्म को मानने वाला। देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तिरंगे के प्रति हम सबका सम्मान है कि नहीं है, जनगण के प्रति सम्मान है कि नहीं दोस्तों, है ना। तो कभी अंग्रेज हमारे राष्ट्रवाद को समझ ही नहीं पाए दोस्तों, कि बहुत सारी भाषाओं के होने के बावजूद, बहुत सारे धर्मों के दोस्तों होने के बावजूद, बहुत सारे अगर हम बात करें यहाँ पर पंथ हैं, बहुत सारी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर उनके होने के बावजूद दोस्त नस्लें हैं, अलग अलग नस्लें हैं, उनके दोस्तों होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं। यही हमारी राष्ट्रवाद है दोस्तों। तो सामाजिक या सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद दोस्तों। तो एक है राष्ट्र राज्य, मतलब राष्ट्र की भावना पहले आ जाए, राज्य का निर्माण बाद में किया जाए। दूसरा, राज्य की भावना पहले आ जाए, राष्ट्र का निर्माण लगातार चलता रहे। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है। चुनौतियां क्या हैं, मैंने बता ही दिया आप लोगों को दोस्तों। ये जाति प्रथा, ये जब छुआछूत, ये सब जो चीजें हैं, अलगाववाद की जो अलगाववाद है, माओवाद है, मार्क्सवाद है, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर आतंकवाद है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब चुनौतियां हैं राष्ट्र के सामने। एम आई क्लियर? जुड़ाव के आधार पर तो है ही बच्चे, जोली जुड़ाव के आधार पर तो है ही है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर अभी मैंने उसी चीज को आपसे कहा, आपने टाइप किया, आपने क्या किया, आपने टाइप किया। अगर आप इस टाइप को बचाते हुए मेरी आखिरी वाली बात को सुन लेती तो आप ये टाइप नहीं करती। मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई टाइप मत कीजिए जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टाइप जब करते हैं, यस सर नो सर कीजिए। टाइप जब करते हैं तो आप अपना समय बहुत व्यर्थ करते हैं। अभी देखो जोली ने एक सवाल पूछा, आप सभी सुनिए। डाउट के लिए मेरा पूछना यह था कि अगर राष्ट्र के लिए संप्रभुता जरूरी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का मतलब समाज में आपसी जुड़ाव है, तो क्या प्रांत भी जुड़ाव के आधार पर राष्ट्र कहे जा सकते हैं? मैंने आपसे यही बात समझानी चाहिए थी जोली जी। अगर आप ये टाइप नहीं करती तब भी आप इस बात को समझ जाती कि भारत में एक नहीं है, भारत में एक राष्ट्र थोड़ी है। फिर ऐसे ये तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, ये तो बहुत सारे नेशंस हैं। तो फिर तो ऐसे में जो ये अलगाववाद की प्रवृत्ति है जो नागालैंड में होता है कि हम अलग होना चाहते हैं, यहां पर उसको भी आपको देखना पड़ेगा। या कश्मीर है, हमें अलग होना है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना बच्चे। मैंने आपसे यही तो कहा कि भारत में एक संस्कृति थोड़ी है, भारत में तो अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां दोस्तों। तभी तो मैं कह रहा था कि भारत अंग्रेज भारत को दोस्तों कभी समझ ही नहीं पाए। अंग्रेज जो है दोस्तों भारत को कभी समझ ही नहीं पाए। उनके लिए तो ये था कि भाई ये बहुत सारे देशों में बढ़ जाएगा, लेकिन बटा क्या नहीं। क्यों नहीं बटा, इसका कारण मैं आपको दूंगा आगे। लेकिन अभी जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि एक होता है राज्य, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य है दोस्तों। एक है राष्ट्र, समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, या फिर नेशन आपका क्या है, समाज के बीच में आपसी जुड़ाव। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, या फिर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब जोली बच्चे आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या ये दोनों अलग हैं। एकदम से सोच के देखिए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या दोनों एकदम अलग हैं। क्योंकि जोली बच्चे जब आप इसको एकदम से अलग करके देखेंगी, समझना इस बात को, जब आप इसको एकदम से अलग करके देखेंगी तो यानी कि आप अर्थव्यवस्था से अलग करके केवल लोगों के समूह को देख रही हैं।
समझना जोली बच्चे, अगर आप अर्थव्यवस्था से लोगों को अलग करके देख रही हैं, आप चाहती हैं कि सर ठीक है हम मान लेते हैं कि राज्यों के पास नहीं है ये संप्रभुता, लेकिन इसके अलावा तो सर वहां पर राष्ट्र तो है ही है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ वो निर्माण कहां से हो पाएगा जब उनके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं होगा, जब अगर हम बात करें उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, जब अर्थव्यवस्था ही नहीं है उनकी। समझ इस बात को, थोड़ी बड़े स्तर पर ले जाके समझिए इस बात को आप लोग। दोस्तों क्लियर हो गया राष्ट्र राज्य के बारे में या नहीं हुआ आप लोगों को? तो एक है दोस्तों राष्ट्र राज्य, एक है दोस्तों राज्य राष्ट्र। राष्ट्र राज्य में राष्ट्र का निर्माण पहले हो गया और राज्य दोस्तों निर्मित होने की प्रक्रिया में है। और दोस्तों जहां पर राज्य है भारत, उसमें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ज्योति बच्चे इसको एकदम, जोली बच्चे इसको एकदम अलग करके भी नहीं देखना है ना, क्योंकि अलग करके देखोगी तो फिर तो सर्वाइव ही नहीं हो पाएगा उस दूसरे कॉन्सेप्ट का। समझो जोली बच्चे, दूसरे कॉन्सेप्ट को आप सर्वाइव ही नहीं करवा पाएंगे फिर तो। ठीक है ये चीज, तो दोस्तों क्लियर है कि नहीं आप लोगों को बताइए। और अभी आपने शुरू किया है, डोंट मेक डाउट्स यार, बहुत लंबा सेशन है आप लोगों का, बहुत लंबा चलना है आप लोगों को, एक एक एकदम धागा उधेड़ देंगे हम लोग हर चीज का। एक अधिकारी के तौर पर सोचना सीख जाएंगे आप लोग चीजों को। ठीक है, बता दीजिए कम से कम हाँ ना कर दिया कीजिए। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं क्या इतनी बात क्लियर हुई कि राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है? और एक बच्चे ने पूछा था सर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है। बच्चे जिसका भी डाउट था वो, अगर कोई व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है तो वो राष्ट्रवादी होगा, क्योंकि राष्ट्र किससे मिलकर बनता है? लोगों से। राष्ट्र तो दोस्तों हम दोनों से, हम सबसे मिलकर बना है ना, 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कमजोर रह जाए और राष्ट्र मजबूत हो जाए? राष्ट्र लिए तो, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए तो हम सबको साथ चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है राज्य, ये है राष्ट्र, दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनको आप लोग इंडिपेंडेंट रूप में मत देखिए। ठीक है, वो समझाने के लिए मैं समझा रहा था आप लोगों को, लेकिन जब आप बात करेंगे राष्ट्र डिपेंड है राज्य पर, राज्य डिपेंड है राष्ट्र पर, वो कमजोर होगा ये भी कमजोर होगा, ये मजबूत होगा वो भी मजबूत होगा। एम आई क्लियर दोस्तों? तो ये है दोस्तों राज्य राष्ट्र। बाकी अब हम लोग कल देखेंगे चीजों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, और अभी तो बहुत लंबा चलना है यार साथ में आप लोगों को। ठीक है, ये चीज एक लाइन लिख लीजिए दोस्तों फटाफट से, एक लाइन लिख लो फटाफट से लास्ट में। राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र राष्ट्र समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है, राष्ट्र समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है, राष्ट्र समाज के बीच में आपसी जुड़ाव है। ये एक मनोवैज्ञानिक लगाव है, या ये एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, ये एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, ये एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, या एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है, ये एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है जिससे लोग आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये राज्य हो गया, ये राष्ट्र हो गया दोस्तों। बाकी हम लोग कल देखेंगे और कल से फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपसे कहा बहुत सारे पीवाईक्यूज आपकी क्लास में मैं करवाता चलूंगा। थोड़ा सा पहले आप एक फॉर्मेट समझ जाएं कि पॉलिटी आपको पढ़नी कैसे है, रटना नहीं है दोस्तों, क्लास में रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, और कल से मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लासेस चल रही हैं, आपको अदर कोई क्लास चल रही है तो मैं उसको हटवा दूं। आप परेशान ना हो, कोई क्लास आपकी मेरे साथ में नहीं चलेगी। ये टाइम केवल 6 से 8 का सिर्फ मेरा ही है, आप इसमें मेरे साथ में रहेंगे। अगर कोई क्लास आज चल रही होगी तो वो गलती से चल गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपन शाम को 6 बजे। तब तक के लिए मेरे सारे दोस्तों का दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।